आप में से आधा कंप्लीट कर चुके हैं और 3 क्वेश्चन बचा है, तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्या क्या मेंशन है देखो, व्हाट मीन्स जेंडर इक्वालिटी, मतलब आप जेंडर इक्वालिटी से समझते क्या हो, तो व्हाट मीन्स जब बोला जाता है या फिर व्हाट डू यू थिंक दैट और व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वालिटी, ऐसा अगर मेंशन हो दैट इज अ कंसेप्ट और दैट इज अ इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी। ये होता है आपका इंट्रोडक्शन, ये पहला चीज है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी। अभी जेंडर इक्वालिटी का आपको इंट्रोडक्शन सिंपली देना है, ठीक है। देन आपको मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी, पूरा स्टोरी बताऊंगी कि इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ हुआ, कौन से पॉइंट पे हुआ। इंडिया में अगर पॉइंट्स देखा जाए ना तो बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उस पॉइंट्स को हम थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन करेंगे एंड इसका बेस ही है उसी को लिखना, ठीक है, बेस वही है। सो ये देखो, फर्स्ट स्टोरी जैसा याद रखो, इंडिया में क्या न्यूज जैसा याद रखते हो ना वैसा। सो जेंडर इक्वालिटी, तो जेंडर इक्वालिटी होता है दैट इज gender equality is when people of all genders मतलब जो भी इंसान है, कोई भी लिंग से वो बिलोंग करते हो चलेगा, बट यहाँ पे हम कोई भी असमानता नहीं दिखाएंगे, इनइक्वालिटीज नहीं दिखाएंगे। तो ऑल जेंडर्स हैव इक्वल राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, सबको समान राइट्स मिलेंगे, अधिकार मिलेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी एंड अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। उतना ही आप, जैसे कि समय का सदुपयोग करना, आपको उतना ही कोई चीजों को यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए उतना ही अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे। एवरीवन इज अफेक्टेड बाय जेंडर इनइक्वालिटी, ये तो आप जानते हो। जितने लोग हैं ये सोसाइटी में, इस इंडिया में और इस वर्ल्ड में, सारे लोगों को ये ऐसा जेंडर इनइक्वालिटी फेस करना पड़ा, इवन इफ हम भी उसमें इंक्लूडेड है। सो वुमेन, मैन, ट्रांस एंड जेंडर, यहाँ पे ट्रांस एंड जेंडर मेंशन है बिकॉज ट्रांसजेंडर्स में जेंडर डाइवर्स पीपल्स को हमने भी मेंशन किया है। तो यहाँ पे जेंडर डाइवर्स और ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर मीन्स ये किन्नर हो गया, ठीक है, दैट इज किन्नर। बट यहाँ पे जब जेंडर डाइवर्स पीपल आते हैं तो दिस आर लेस्बियंस ऑल्सो, गे ऑल्सो, यहाँ पे लेस्बियंस हो सकते हैं। मैं जो बोली थी आपको होमोसेक्सुअलिटी का, जो आकर्षित होते हैं, लड़कियां हैं लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, लड़के हैं लड़कों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ऐसे भी पर्सन यहाँ पे है, तो उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया सिंपली जेंडर डाइवर्स पीपल, लिंग से जो अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं, भिन्नताएं आती हैं लोगों में। चिल्ड्रन और फैमिलीज, पूरे फैमिली में भी लिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। अभी सबको लिंग बोलो तो वो लोग सेक्सुअल पार्ट को पकड़ लेंगे, बट यहाँ पे सेक्सुअल पार्ट नहीं, ये आपका रोल है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कैरेक्टर है आपके सेक्स के अकॉर्डिंग। ये आपका सेक्सुअल पार्ट नहीं है, ये आपका सेक्सुअल पार्ट के रिलेटेड जो रोल्स आपको मिला है उसको मेंशन करें। तो वो सारी चीजों को हम क्या करें यहाँ पे, कोई हम जैसा होता था ना, आपको बोला गया इक्वल राइट्स टू इक्वल रिलीजियन, सारे धर्म को समान अधिकार देना। तो यहाँ पे धर्म नहीं आया, सारे लिंग को और सारे लिंग से संयुक्त जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनको हम समान अधिकार देंगे, दैट इज द इक्वालिटी। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल रिसोर्सेस अवेलेबिलिटीज, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इक्वल राइट्स टू एवरीवन, टू एवरीवन। इनइक्वालिटीज जिसने भी फील किया है वो यहाँ पे सफर हो रहा है, तो हम उनको इक्वालिटीज दे रहे हैं। आर यू क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो गया? ये पॉइंट से क्लियर हुए सब? यस मैम, यस मैम। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो अभी स्टोरी का मेन बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है, जैसा होता है ना मूवी से पहले उसका बैकग्राउंड बताता है कि बहुत साल पहले ऐसा ऐसा होता था, अभी बहुत साल पहले क्या क्या हुआ है हम वो देखेंगे। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट वुमेन परफॉर्म 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क। जितने भी इस दुनिया में जो काम भी है ना, उसको अगर हम यहाँ पे कंप्लीटली एक काम को 4 भाग में विभक्त कर देते हैं,
ठीक है, 4 भाग में विभक्त कर दे। जैसे मान लो आपके उंगलियां पकड़ लेते हैं, आपके उंगलियां कितने हैं एक हाथ में, 5 है। अरे 5 के अंदर एक को पहले ही डिडक्ट कर दो, अलग कर दो, अभी कितने रह गए, 4। तो ये 4 भाग को मिला के एक काम पकड़ लो, ठीक है। एक काम को हम क्या कर सकते हैं, सपोज एक पर्सन अगर 25% करता है एक काम को, तो लड़कियां वहां पे कितना परसेंट करेंगी, 75%। ठीक है, 100% के हिसाब से अगर देखो तो एक काम को अगर एक लड़का 25% करेगा तो उतने ही उसी काम का 75% कौन करेगा, लड़कियां करेगी। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड में जो भी काम है उसको अगर हम लोग 3 भाग में विभक्त कर दे, 2/3 बोला गया, 3 भाग में विभक्त कर दो या 3 भाग पकड़ लो, तो 3 भाग से यहाँ पे 2 भाग कौन परफॉर्म करता है, यहाँ पे 2 भाग वुमेन परफॉर्म करती है, लड़कियां परफॉर्म करती है, ठीक है। एंड yet they only earn 1/10 of the income and own less than 1% of the world's property। ठीक है, ये सबसे ज्यादा काम करती हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर पे मदर जब खाना बनाती है उनको पेमेंट मिलता है क्या? Are they get any payment? बर्तन धोती हैं, वो आपके कपड़े धोती हैं, वो एवरी टाइम आपको स्कूल्स ले जाती थी, स्कूल से ले आती थी, सब कुछ करती है। फादर नहीं रहते हैं घर पे तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनका रहता है, फिर भी उनको पेमेंट नहीं मिलता है। सो सोचो, वर्ल्ड का 2/3 वर्क लड़कियां करती है, वुमेन्स करती है, उनमें से मतलब लड़कियों को इनकम कितना होता है, 1/10। ठीक है, 10 भाग का एक भाग, 10 भाग का एक भाग इनकम होता है उनका, ठीक है। एंड वो खुद से प्रॉपर्टी कितना खरीद सकी है, वर्ल्ड का पूरा प्रॉपर्टी देखा जाए तो 1% प्रॉपर्टी लड़कियां सिर्फ खरीदी है, 1%, बाकी 99% मेल्स खरीदे हैं। इसका रीजन ये होता है कि फीमेल घर का काम ज्यादा करती हैं तो उनको बाहर जाने को टाइम नहीं मिलता, बाहर वो काम संभाल नहीं पाते एंड उनको कम सैलरी मिलता है। तो उस वजह से वो जितना सैलरी लाती है, इनकम करती है, वो सारा कुछ वो घर पे ही खर्चा कर देती है, ठीक है। तो उनके पास बचा क्या, रेस्ट उनके पास कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस नहीं रहा। समझ आया? अभी मोर देन 110 millions of the world's children, 2/3 of them girls are not in school। अभी स्कूल के हिसाब से देखते हैं, इस दुनिया में 110 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, 110 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे हैं, उनमें से दो मतलब हम बोल सकते हैं अगर पूरा 3 भाग पकड़ लो इसको 110 का 2 भाग बच्चा जो गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स हैं, गर्ल चाइल्ड्स होते हैं। उसमें भी रीजंस है कि क्यों वो लोग स्कूल नहीं जा पाते, वो स्कूल नहीं जा पाते, क्या रीजन है, कुछ गर्ल चाइल्ड्स पहले ही मर जाते हैं, कुछ गर्ल चाइल्ड्स को मार दिया जाता है बाद में पैदा होने के बाद, कुछ गर्ल चाइल्ड्स को घर के कामों में ही रखा जाता है। तो इस वजह से गर्ल चाइल्ड्स का नंबर बाय बर्थ बहुत ज्यादा होता है, बट बड़े होते होते वो रिड्यूस हो जाता है, तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ओनली 17% ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट लीडर्स आर वुमेन। अच्छा मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट हो गया या फिर आप जहां जहां पे देख रहे हो एमएलए एमपी देखते हो, ज्यादा कौन रहता है, जो भी एमएलए एमपी है या फिर मंत्री होते हैं, मेल ज्यादा होते हैं या फीमेल ज्यादा होते हैं? मेल और कौन ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये रीजन क्या है, क्योंकि फीमेल्स को हम चेंज करते हैं कि ये लोग यहाँ पे रह नहीं सकते, ये लोग एलिजिबल नहीं है, इनके थ्रू ये नहीं होगा, तो इसलिए इनको हम नहीं रखते। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड का जितना भी पॉइंट्स है उसमें देखो ओनली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्टेड गवर्नमेंट लीडर्स
जितने भी अभी तक लीडर्स आ गए हैं वर्ल्ड के, जितने भी इलेक्टिव सिस्टम्स हैं जहां पे इलेक्शंस होता है, उसमें 17% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट लीडर्स आर वुमेन। मतलब 100 भाग से 17 भाग, ठीक है, 100 भाग से ओनली 17 भाग यहाँ पे वुमेन्स है। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड 35 मिलियन रिफ्यूजीज और हम बोल सकते हैं इनको डिस्प्लेस्ड पीपल्स आर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अच्छा, बंजारा सुने हो? बंजारा, हिंदी बच्चे बंजारा जानते हो ना? Yes, ma'am. बंजारा मतलब क्या है? जो घूमते रहते हैं, मतलब उनका कोई स्थायी घर नहीं है, उनका कोई एड्रेस नहीं होता, वो अपने पेट पालने के लिए, पालन पोषण के लिए अपने बच्चों का वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। एंड इसी के वजह से अब्यूजमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, रेप भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बोला गया पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं, मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड 35 मिलियन रिफ्यूजीज, मतलब अगर सोच लो 35 मिलियन रिफ्यूजीज हैं, बंजारा हैं, या फिर ये जो स्लम एरियाज में लोग देखे हो ना, वो है। उनमें से 80% कौन है? वुमेन्स है एंड चिल्ड्रन है। यहाँ पर चिल्ड्रन मेंशन नहीं किया गया कि गर्ल्स हैं। चिल्ड्रन मतलब देखो, रिफ्यूजीज हैं, बंजारा है और लड़कियां ज्यादा हैं उसमें, तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ लोग आते हैं वैसे ही ड्रिंक करते हैं, उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, उनका बच्चा आ जाता है और उनको छोड़ के भाग जाता है। अभी बच्चा कहाँ पे रहेगा? वो लड़का हो या लड़की हो, माँ के पास ही रहेगा, इसलिए उसका नंबर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये केस बहुत ज्यादा है। 35 मिलियन रिफ्यूजीज के अंदर 80% जो पीपल्स हैं, मतलब पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो वुमेन्स हैं एंड बच्चे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेचुरल जेंडर डिफरेंसेस। नेचुरल जेंडर डिफरेंसेस किस बेसिस पे होगा बताओ? नेचर के अकॉर्डिंग। आपका कौन सा नेचर के बेसिस पे हम आपके लिंग को परिचय देते हैं बताओ? That is how you get your gender identity. How? Please mention again. Biological differences. Yes, biological differences, that is based on the sex part. तो हमारा जो सेक्सुअल पार्ट है और हमारे जो प्रजनन के अंग हैं हमारे फीमेल्स में या फिर मेल्स में, हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं, जो ऐसे सेक्स के ऑर्गन्स होते हैं, उसके बेसिस में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, उस बेसिस में हमें डिफरेंस किया गया है मेल एंड फीमेल। तो उसके हिसाब से हमें रोल्स भी मिलता है। स्पेशल रोल्स है प्रजनन क्षमता या फिर दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव रोल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोगों को डिफरेंट करता है, या फिर यहाँ पे मेल फीमेल अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और बताती हूँ, दैट इज ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन स्ट्रक्चर ये क्या होता है? आपका दिमाग का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपको पता है आपका ब्रेन का वेट कितना है? Do you know about this? Any biological student? If you know, then tell me. Do you have any idea? Okay, चलो let it be. हम लोग छोटे जाते हैं। सोच लो, सुन लो एंड समझ लो इसको। 1400 ग्राम, ठीक है? आपका ब्रेन का वेट कितना है? 1400 ग्राम। ठीक है, 1450, 1400 और 1350। जिनका सर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो छोटा होता है, फेस भी छोटा होता है, तो उनका सर छोटा होता है। ठीक है, उनका दिमाग जो है छोटा है, तो दैट इज वो 1350 से 1400 के अंदर होगा। जिनका थोड़ा मीडियम साइज है वो 1400 ग्राम का होता है। जो मेल्स होते हैं उनका थोड़ा सा वैरी करता है, 1400 से 1450। ये होता है ब्रेन स्ट्रक्चर। तो हम किस किस पॉइंट में डिफर करते हैं? पहले तो आगे बायोलॉजिकल सेक्स के अकॉर्डिंग, देन क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग, देन ब्रेन स्ट्रक्चर। अच्छा, मुझे क्रोमोसोम्स के हिसाब से बताओ, ये कौन सा है? ये कौन से कैरेक्टर को शो करता है और ये कौन से कैरेक्टर को शो? फीमेल XY मेल। XX is female, XY is male. ओके, XX इज फीमेल, XY इज मेल, करेक्ट। तो ये देखो यहाँ पे इंक्लूड क्रोमोसोम्स मेंशन है। क्रोमोसोम्स मींस गुणसूत्र,
या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जीन्स। ठीक है, जीन में क्या रहता है, एक्स एक्स जीन हो गया तो ये फीमेल बन जाएगी, एक्स वाई हो गया तो मेल बन जाएगा। तो ये पॉइंट है हमारा कि हम इस पॉइंट पे अलग अलग है, और हॉर्मोन्स के बेसिस पे भी अलग है। सो देयर इज अ नेचुरल डिफरेंस। तो ये हो गया नेचुरल डिफरेंस, ये हम अपने बॉडी अकॉर्डिंग हम डिफर करते हैं, बस ये पॉइंट समझ आए। देयर इज अ डिफरेंस that the society has made between the males and females and which is not justified and is frequently observed in the following aspects। अभी देखो, आपको बोला गया कि सोसाइटी भी हम लोगों को अलग करता है, ये पॉइंट तो ऑलरेडी जान गए हो कि मेल्स फीमेल्स है तो उसके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स है सोसाइटी ने उसको डिवाइड कर दिया। कभी कभी लगता है कि सोसाइटी ने गलत किया एंड हमारे साथ कोई भी पॉजिटिव थिंग नहीं होता। सो अगर एक सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड होगा तो क्या होगा, ये गर्ल बीइंग बोर्न इज कंसिडर्ड inauspicious, whereas the birth of a boy is a cause of or cause for celebration। अच्छा आप बताओ, घर पे जब आज के टाइम पे नहीं, पहले के टाइम का बोल रही हूँ, एंशिएंट पीरियड का पहले का टाइम बोल रही हूँ, जब घर पे लड़कियां पैदा होती थी घर वाले खुश होते थे, मूवीज देखे उन्हें बहुत सारा खुश होते थे। यस नो और नो? मैम, नो। इसको पाप माना जाता था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनऑस्पिशियस, ये पाप है, पूरा अधर्म जैसा है। वो थिंक कर लेते थे कि हमने कुछ पाप किया इसलिए लड़की पैदा हुई। ठीक है, बट अपने बच्चों के लिए लड़कों को मैरिज करवाने के लिए लड़की ढूंढते हैं। ठीक है, तब कहाँ से लड़की आएगी, लड़की अगर पैदा ही नहीं करेंगे तो लड़की कहाँ से आएगी, या लड़की पैदा हुआ तो उसको पाप बोलेंगे तो वो दूसरे घर में जाके लक्ष्मी कैसे बनेगी। तो ये पॉइंट समझना है। ठीक है, बट अगर किसी के घर में बॉय होता है तो वो क्या है, दैट इज द पॉइंट फॉर सेलिब्रेशन। ये एक रीजन बनता है कि हम सेलिब्रेशन करेंगे, पार्टी करेंगे। Okay, the nutritious and the better food is given to the males, whereas the women have to eat the leftover food। अगर मैं खाने का बात करूं, पहले के टाइम पे मूवीज में भी आप लोग बहुत देखे होंगे, जो घर का दो बच्चा है, एक लड़का है एक लड़की है, तो घर पे लड़का जो है उसको बहुत अच्छे अच्छे खाना दिया जाता है, पकवान दिए जाते हैं, बट जो लड़की है, ठीक है, वो बचा कुचा खाएगी, जो बच गया है चीज उसे मैं उसको खाने दूंगी। तो ये क्या हो गया, जस्ट लाइक बोलो जस्टिफिकेशन हुआ क्या, सही कर रहे हैं क्या हम, नो सही मैम। किए। सो द इम्पोर्टेंट डिसीजंस, अच्छा अभी डिसीजन के मैटर पे आते हैं। डिसीजन कौन लेगा, इतना बार पढ़ चुके हैं, कौन लेता है डिसीजंस, मेल। डिसीजंस आर टेकन बाय द मेल। ओके, फीमेल हैव नो और लिटिल से इन इट, मतलब आप बात नहीं कर सकते, इस पे बात नहीं कर सकते, या फिर कर भी सकते तो हाँ या ना इतना बोल सकते हो, आप कुछ मुंह खोल के नहीं बोल सकते। जितने भी हाउसहोल्ड एक्टिविटीज है, घर के जितने काम है काज है, सब कुछ बच्चे को बड़ा करना, बच्चे पैदा करना, उसको स्कूल ले जाना, उसका करियर, सब कुछ आप पे निर्भर करता है, फिर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। ये पहले का पॉइंट्स। ठीक है, सो अभी मैं और एक परसेंटेज में आ जाती हूँ, दैट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स टू मेल। अगर मैं परसेंटेज दिखाऊं, जैसे इस टू का साइन होता है ना, जैसे हम मेंशन करते हैं 3:2 और A:B। अच्छा, A:B मतलब क्या समझते हो, अगर मैं ऐसे कर दूं A:B इक्वल्स टू 3:2, अभी क्या समझे, 3/4। अच्छा ए के लिए कौन सा पॉइंट है, कौन सा नंबर होगा, ये बी के लिए कौन सा नंबर, 3 for 3, B for 3 and B for 4। हाँ। तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि ये देखो पॉइंट है कि हम जब पॉइंट को असाइन करते हैं, सपोज मैं बोलूं कि आज का रेशियो, अनुपात क्या होना चाहिए, रेशियो और इस टू जो भी आप लोग यूज करो दैट इज फॉर अनुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। इतना ज्यादा हिंदी कर रही हूँ, इससे ज्यादा और नहीं आता, तो अनुपात है। ठीक है, अभी अनुपात का मतलब होता है कि मैं सपोज आपके घर पे 4 बच्चे हैं, 4 में से बोला गया 3:1 इक्वल्स टू फीमेल इज टू मेल, मतलब क्या समझे, यहाँ पे कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। मैम रिपीट करिए और एक बार प्लीज।
मैं बोली सपोज घर पे 4 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे टाइप का रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रही हूँ। सपोज घर पे 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों में अब मैंने बोला कि 3:1, ठीक है, पहले अनुपात समझ लो, 3:1 के अनुपात में है, ठीक है। अभी घर पे बोला गया आपके घर पे लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है, ठीक है, तो क्या थ्री करेंगे? गर्ल्स एंड 1 बॉय 3 है। लड़की 1 बॉयज। यस, ये समझ आ गया। तो ऐसे ही आपको अनुपात समझना चाहिए, ठीक है। ये बोलोगे, कुछ बच्चे बोलोगे कि मैम क्या समझा रही है, एक्चुअली हिंदी बच्चों को भी कुछ दिक्कत आता है ना, इस वजह से इतना डिटेल समझाया जा रहा है। द परसेंटेज, अभी देखो, द परसेंटेज ऑफ फीमेल टू मेल, तो हम फीमेल टू मेल का परसेंटेज बोल रहे हैं, तो हम पहले फीमेल पकड़ेंगे देन मेल नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। फीमेल टू मेल इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्या रेशियो है देखो, पॉलिटिक्स में किसका नंबर ज्यादा है बताओ, डे टू डे लाइफ में देख बॉयज, पॉलिटिशियंस सॉरी है, तो फीमेल, मेल्स सॉरी का नंबर मेल। ज्यादा है एंड फीमेल्स का नंबर कम है। तो देखो, though 33% of the seats are reserved for women, it is only for the namesake. नाम के अनुसार हम बोल सकते हैं, हाँ नाम रखने के लिए रख दो कि 33% हमने जितना भी, सपोज पॉलिटिक्स में 100% सीट्स हैं, ठीक है, ये 100% से 33% हमने रिजर्व रख दिया वुमेन्स के लिए, ठीक है। लास्टली जो 67% है वो मेल्स के लिए है, बट ये 33% से भी ओनली 10 to 12% गर्ल्स को मिलता है या फिर फीमेल्स को मिलता है, बाकी सब मेल्स को मिल जाते हैं या फिर अनरिजर्व्ड होके वो मेल्स या फिर ऐसे ही छोड़ दिए जाता है। ये पॉलिटिक्स में ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अभी देखो, the society doesn't consider it proper for the parents of a married girl to live with her at her in-laws house. ये चीज सुनो। अच्छा बताओ, मैं अभी सब लड़कियों का अभी ये कहना भी सच हो जाएगा, ये पॉइंट आज का सोसाइटी का नहीं है, पुराने का है। तो देखो, अभी आप अगर किसी को मैरिज करते हो, मैं फीमेल हूँ, ओके, मैं मैरिज करती हूँ एक मेल को, तो जब मेल को मैंने मैरिज किया तो मैं कहाँ रहूंगी, मैं कहाँ रहूंगी बताओ? इन लॉज पहले के के टाइम घर पे पे। इन लॉज के घर पे। इन लॉज के घर पे हम रहेंगे। अभी इन लॉज के घर पे अगर सपोज मेरे पेरेंट्स को कुछ भी इश्यू होता है, उनका रिटायरमेंट हो गया, उनका घर नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अपने बेटी के पास आएंगे। अब हमारे पास आना चाहिए ना, बट सोसाइटी बोलता है कि ये चीज गलत है, अधर्म है, ठीक है। चलो ये मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक बोलती हूँ इसलिए तो ये चीज अधर्म जैसा है, ओके। तो ये चीज को बोला गया, देखो, सोसाइटी डजंट कंसीडर इट प्रॉपर फॉर द पेरेंट्स ऑफ ए मैरिड गर्ल का जो पेरेंट्स है, टू लिव विथ हर एट हर इन लॉज हाउस, उनके ससुराल में या फिर इन लॉज के घर पे सपोज मेरे पेरेंट्स है वो रह नहीं सकते, ये सोसाइटी ने एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि नहीं रह सकते। अच्छा, बट बोलो शादी मैंने सिर्फ किया है क्या, लड़का ने भी मेरे साथ किया, लड़के ने भी किया ना, सो उसके पेरेंट्स क्यों उसके साथ रहते हैं, वो भी नहीं रहना चाहिए कायदे के अनुसार, है ना। सोसाइटी ये बिल्ड किया है, ये हमने इसी को बोला है सोशल कंस्ट्रक्शन, यही होता है जेंडर डिफरेंस, यही होता है भेदभाव, ठीक है। मैंने कितना सारा एग्जाम्पल दिया। देन देखो, द ग्रूम साइड ऑलवेज वेज हेवियर over the brides and the society accept the husband showing his supremacy over the wife. मॅम Yes. मैम आपण ଯେତିକି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ଯେତିକି हाँ, ଆକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବେ କି आपने जो भी बोला वो आधा आया आधा नहीं आया, जो जितना पॉइंट्स मैम मैंने एग्जाम्पल किया, ओके। एग्जाम्पल ବତେଇଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ हाँ, ଆମେ ପୁରୀ ମାନେ एग्जाम्पल ओके, हिसाବରେ एक पॉइंट, ओके ଦେଖିବା ओके, ठीक है, हाँ हाँ लिखने से होगा। अभी सुनो,
मेरे पॉइंट्स सुन लो पहले। ये पॉइंट्स इसलिए है कि आपको डिफाइन करना है जेंडर इक्वालिटीज का नीड क्यों है। वाई वी नीड जेंडर इक्वालिटी, क्यों हमें जेंडर और लिंग भेदाभेद को हटाना है, जो ये डिफरेंसेस है उसको हटाना है। इसलिए हर एक पॉइंट पे एग्जाम्पल्स इतना दिया है। एक पॉलिटिक्स में एग्जाम्पल दिया, एक वर्क के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिया, एक सोसाइटी में एग्जाम्पल दिया रिफ्यूजीज को लेके, एक एग्जाम्पल दिया मैरिज को लेके हमने, और भी एक दो एग्जाम्पल है दैट इज फॉर रिलेशनशिप। इतना है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसी में से बार बार रिपीट करके पढ़ोगे ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स में लिखो, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स में नहीं। अदरवाइज नहीं याद रहा तो जेंडर इक्वालिटीज का पॉइंट्स क्या है वो समझ लो, दैन जेंडर इनइक्वालिटीज कहाँ कहाँ होता है स्कूल से लेके पूरे सोसाइटी में, जो याद आ रहा है वो लिखना है, पॉइंट वाइज करके लिखना। ओके, इतना ठीक है। अभी देखो, जस्ट लाइक अगर मैं मैरिड गर्ल हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा सुनना किसका पड़ता है, दैट इज इन लॉज के घर पे हूँ तो इन लॉज का सुनना पड़ेगा, एंड जो हस्बैंड है उनका सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट 8 पॉइंट देखो, 8 पॉइंट, दैट इज द वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व फास्ट और व्रत रखते हैं सब कोई। अच्छा, मेल रखते हैं व्रत कभी? बोलो सावन स्टार्ट हो गया, सावन में सब रखेंगे अभी। ओके, ये पॉइंट अलग है, बट मैरिज के बाद कोई भी मेल, ज्यादातर 1% मेल अगर होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर कि वो अगर रखा हो, ऑब्जर्व किया हो फास्ट या व्रत, अदरवाइज कोई नहीं रखता। ठीक है, फीमेल्स को बाउंड किया जाता है, घर के भलाई के लिए तुम व्रत रखो। सो फॉरेन में कोई भी फास्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट कोई फास्ट नहीं करता है। क्या उनका फैमिली अच्छा नहीं चलता? ये सारे ओल्ड सुपरस्टिशियस बिलीव है कि वी नीड रिलीजियस पॉइंट टू सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, यहाँ पे सेपरेशन हमें दिखाना है कि कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है उस पॉइंट के लिए। और भी ये देखो, सी कैन नॉट फिल द पोजिशन ऑफ ए रिलीजियस हेड या रिलीजियस सेरेमनीज आर मोस्टली कंडक्टेड बाय मेल्स। जितने भी घर पे पूजा पाठ होता है उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन होते हैं? फल काटना हो, घर सजाना हो तो फीमेल्स होंगे। पूजा में कौन बैठते हैं बताओ? पूजा में कौन बैठते हैं? मेल बैठेंगे। गृह प्रवेश हो रहा है, मेल बैठेंगे। कहीं पे कोई भी इन्वेंशन कर दिए या फिर जस्ट लाइक ओपनिंग हो रहा है, ओपनिंग सेरेमनी है, वहां पे भी मेल रहेंगे। अगर कहीं पे कोई फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है वहां पे भी मेल से पूजा में बैठेंगे। इवन इफ जो गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, ये कोई भी फेस्टिवल हो वहां पे मेल्स ही बैठते हैं। तो ये चीज को ब्रेक करना है, चेन को ब्रेक करना है। वैसे ही आप लोग में से भी अभी का जनरेशन है जो वो पूजा पाठ में बैठ जाता है, वो फीमेल हो या मेल हो, वो पूजा पाठ में दोनों ही बैठ जाते हैं। मैं खुद बैठी हूँ इतने साल से, सो मैं ये चीज को नहीं मानती। तो आप लोग में से भी इस चीज को सिखाना, जब भी आप लोग बच्चों को पढ़ाओ तो ये चीज आपको भी सिखाना चाहिए कि उपनयन विधि। अच्छा, उपनयन विधि मतलब कौन सा है बोलो, कौन सा होगा? सुने हो कि नहीं उपनयन विधि? मैम, जो वैदिक पीरियड में होता है। हाँ, वही पीरियड है। अच्छा, अभी बोलो ये चीज किसका होता है? फीमेल्स का देखे हो कभी? नहीं, मेल का होता है मैम। बस ये क्यों हुआ? ओनली ग्रांटेड टू मेल्स क्यों है, फीमेल क्यों नहीं है? वो सारा रॉन्ग कंसेप्ट चला रहा है। हाँ, पास से चला आ रहा है। तो वही है ना, हम देखो अभी भी हम एजुकेटेड है, फिर भी हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। नेक्स्टली वही चीज हम भी फॉलो करेंगे अपने बच्चे होने से। तो ये कंटिन्यू चला जाएगा, ठीक है। ये एक लेगेसी है, ये खिंचता हुआ चल रहा है, ये थ्रेड जैसा है, हम खींचते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आता है कि मेल फीमेल हम कैसे करते हैं। वैसे एजुकेशन के बेसिस में आया, कल भी मैंने एजुकेशन का बोला था कि बॉयज आर मोरली असाइंड विद द साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड गर्ल्स आर असाइंड विद द कल्चर, आर्ट्स, होम साइंस एक्सेट्रा। तो ऐसे टाइप का होता है। फ्रीडम में भी सेम होता है, जस्ट लाइक अगर पिकनिक होता हो स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम पे पिकनिक होता था। सो अगर मेरे घर में मैं पूछने जाऊं कि मम्मी मैं जाऊं, पिकनिक हो रहा है आज, मैं जाऊंगी, मुझे मन है बहुत,
तो वो बोलेंगे अभी नहीं जाओ, अभी तुम छोटे हो, अभी मत जाओ। जब बड़े हो गए, हमें बोला गया तो तुम अपने मैरिज के बाद अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने चले जाना, अभी मत जाओ, कहाँ क्या हो जाएगा। बट अगर मेल, शायद यहाँ पे मेरा भाई रहता है या फिर कोई अलग, वो आके पूछता है कि मम्मी हमारे घर कॉलेज में ये प्रोग्राम चल रहा है, मुझे पिकनिक में जाना है, फील्ड ट्रिप में जाना, कहीं जाना है, तो उसको फटाफट हाँ जाते नहीं हो क्यों पूछ रहे हो, ऐसा बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है, फ्रीडम में भी डिफरेंसेस आते हैं। सो देखो रिसर्च में भी, इवन पीएचडी देखो ना, पीएचडी अभी भी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स ही पीएचडी करते हैं, एंड हम लोग को या फीमेल्स को बहुत रेयर, मतलब अगर 10% मेल्स करते हैं तो उसे 1 or 2% ओनली फीमेल करते हैं, बाकी नहीं करते। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, एंड इसको आपको, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट कोटेसी, दैट इज सोंकी जेंडर जस्टिस नेटवर्क। तो ये पॉइंट्स को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट को एज पर दी जस्टिस नेटवर्क के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया था। चाहो तो स्किप कर दो, मैं कट कर रही हूँ क्योंकि आपको सोशल कंस्ट्रक्शन का पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया बार बार, इस वजह से। सो दिस बायस हैज टू बी रिमूव्ड। इतने जो द्वंद्व चल रहे हैं, डाउट्स चल रहे हैं ना, इसको हमें क्या करना है, सोसाइटी से रिमूव करना है। बोथ मेल एंड फीमेल्स आर इक्वली कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। जो काम एक मेल कर सकता है वो काम एक फीमेल भी कर सकता है। आज के टाइम पे अगर मुझे कोई पूछे, बिकॉज आई एम द बायोलॉजी स्टूडेंट, सो मुझे अगर कोई पूछे कि विदाउट मेल आप मदर बन सकते हो क्या, यस इट्स पॉसिबल। Nowadays it's possible by surrogacy, surrogacy के थ्रू हो सकता है, और विदाउट स्पर्म भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो हम जेंडर बायस को हटा सकते हैं, इस सोसाइटी से अलग रख सकते हैं। तो ये सारी चीज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया है। सो ये सबको हटाना है। तो ये हो गया जेंडर इक्वालिटी का नीड क्या है, क्यों क्यों मतलब किस लिए हमें चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहले वो फेस कर रहे उसको लिखो, जेंडर इक्वालिटी का इंट्रो दो, देन स्टार्ट करो कि ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर मैं बोलूं इक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर पॉइंट आया, व्हाट एग्जैक्टली इज जेंडर इक्वालिटी, क्या होता है, मतलब पहले से क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा थोड़ा जो मेंशन किए। अभी देखो पॉइंट जहाँ पे लेंथी लगा वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो, बट पॉइंट जहाँ पे शॉर्ट हो जाए वो लेंथी नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो पॉइंट्स आ रहे हैं सो उसको आपको हटाना है। देखो अभी देखो लॉन्ग टर्म गोल्स, ये बहुत बड़ा काम है कि नहीं, बहुत बड़ा काम है। जेंडर इक्वालिटी लाना बहुत दिनों का काम चलेगा। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, जो पहले डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि मेल एंड फीमेल अलग है सेक्स के बेसिस पे, वो चीज को हटाना है। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। Then nextly, equality between men and women exists when both sexes are able to share equally in the distribution of power and influence gender equality. जब हम दोनों मिलके, that is आप मेल है मैं फीमेल हूँ, दोनों मिलके एक चीज के लिए काम करें, एक चीज को एनर्जाइज करे, शक्ति दे, शेयर करे इक्वली। अगर कहीं पे हम खाना खाते हैं तो ये ओनली मेल का जिम्मा नहीं है कि वो ओनली पे करे, इक्वली पे करो स्प्लिट करके। ओके ये भी एक छोटा सा जेंडर इक्वालिटी का पॉइंट है। वैसे ही अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है, क्यों ओनली मेल्स ही एक्टिव रहेंगे पेशेंट्स को ले जाने में, फीमेल्स भी होना चाहिए। घर पे अगर काम हो रहा है तो मेल्स को भी सिखाओ कि तुमको भी ये काम सीखना चाहिए, खाना बनाना सीखो, तुम भी झाड़ू मारना सीखो, सब कुछ सीखो। हाउस होल्ड एक्टिविटीज जितना मुझे आता है तुमको भी आना चाहिए। अगर बोला गया कि जस्ट लाइक नीटिंग का काम सीखना है या फिर शीविंग का काम सीखना है, टेलरिंग का काम सीखना है, सो बहुत सारे मेल्स का ये रहता है कि टेलरिंग का काम, मैं फेयरनेस को फिक्स करना चाहती हूँ, ठीक है, हम लोग करना चाहते गवर्नमेंट के थ्रू। तो बहुत सारे स्ट्रेटेजीज एंड मेजर्स मस्ट ऑफन बी अवेलेबल टू compensate for women's historical and social disadvantages that prevent women and men from otherwise opening on a level playing field। ठीक है, हम लोग अगर देखते हैं ना कि कंपेंसेट करना चाहते हैं कि क्या कमी रह गया था पहले अब क्या नहीं है, तो उसे अगर कंपेयर करना थोड़ा चाहोगे
तो पहले ना महिलाओं के लिए, जो महिलाओं ने फ्रीडम के लिए लड़ा था, जो महिलाओं ने बहुत सारे मूवमेंट से पार्टिसिपेट किया था, महिलाओं ने बहुत सारे हिस्ट्रिकल पॉइंट पे काम किए थे, अपना जीवन को भी दे दिया था, मतलब उत्सर्ग किया था, तो वो सारे पॉइंट्स के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कोई भी किताबों में मेंशन नहीं है। और सोशल डिसएडवांटेजेस जो बोला गया है, मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें रोक टोक थी पहले के टाइम पे, वो भी पुरुषों से अलग था, है ना। सो अभी के टाइम पे अगर देखा जाए, ये अलग लेवल में ही खेल रहा है, मतलब ये पॉइंट अलग लेवल में ही चल रहा है, आगे अलग लेवल में चल रहा था। इक्विटी लीड्स टू इक्वालिटी। अगर किसी ने पूछ लिया इक्वालिटी मतलब समानता, इक्विटी समता, इक्विटी तो ये समता है, इक्वालिटी 4 वर्ड जैसा सुनने को मिल रहा है, तो वो समानता है। सो इक्विटी लीड्स टू इक्वालिटी। एंड जेंडर इक्विटी का मतलब क्या है? जेंडर इक्विटी का मतलब है व्हेन जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। इनइक्वालिटी पहले समझना पड़ेगा ना। जब जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, so it is generally women who are excluded or disadvantaged in relation to decision making, access to economic and social resources. जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी रहे, मतलब समानता बिल्कुल ना रहे, तो लड़कियों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है सोसाइटी में। हम लोग बोलते हैं ना मार्जिनलाइज्ड हो गया, जिसको बोलते हैं ना वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये क्या है, जहाँ पे रिसोर्सेस अगर कम होता है तो महिलाओं को उस जगह से निकाल देंगे, अपॉर्चुनिटी अगर कम है तो वहाँ से निकाल देंगे। तो ये पहले का कारण था। तो हमारा कौन सा कारण है, इसलिए बोल सकते हैं कि इसी कारण के वश, जैसे कि डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए, जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पाए, ले नहीं पाए या यूटिलाइज नहीं कर पाए, उपभोग नहीं कर पाए, तो उनको हमने डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में रख दिया, मतलब बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट डिसेबल्ड जैसा इनको बना दिया, ठीक है। देयरफॉर ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इज द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो हमारा अगर कुछ भी प्रोमोट करने का है जेंडर इक्वालिटी को, तो वो क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट with a focus on identifying and redressing power imbalances and giving women more autonomy to manage their own lives. सो जेंडर इक्वालिटी से हम क्या कर सकते हैं? नारी सशक्तिकरण कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, और उसके साथ फोकस कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई करें और रीड्रेसिंग करें उनके पावर इम्बैलेंस को। मतलब सिर्फ कपड़े पहनना नहीं, कपड़ा अलग चीज़ है, उसको ड्रेसिंग बोलते हैं हम लोग। रीड्रेसिंग मतलब आपको ना पहले कमज़ोर बोला जाता था, तो उस कमज़ोरी का मुकाबला करने के लिए आपको तैयार करना, ठीक है। एंड गिविंग मोर ऑटोनोमी, आपको खुद से कुछ करने के लिए, स्वयं शासित मतलब खुद को शासित और शासन में रखने के लिए जो करना है आपके ऊपर है, मतलब खुद का जिम्मेदारी आप खुद ले सकते हैं। टू मैनेज देयर ओन लाइफ्स, आपके जीवन को खुद मैनेज करने के लिए और चलाने के लिए। नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सर्टेन लॉज फॉर वुमेन। हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे मतलब लॉज को बनाया है वुमेन्स के लिए। जैसे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 of our constitution, you cannot discriminate people on the basis of religion, caste, gender or race. आर्टिकल 15 के हिसाब से हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट और भेदभाव और वंचित नहीं कर सकते हैं उनके रिलीजन, धर्म के हिसाब से, कास्ट जाति के हिसाब से, जाति और रेस और जेंडर के हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को भेदभाव में नहीं रखना है। तो उसके लिए कुछ कुछ एक्ट्स भी बना, ठीक है। कुछ एक्ट्स बने, जैसे नंबर 1 विडो मैरिज रीमैरिज एक्ट, विधवा विवाह प्रचलन जो हुआ 1856 1856। डाइवोर्स एक्ट 1955, डाइवोर्स एक्ट मतलब पहले का रूल था ना, मेल ही डाइवोर्स दे सकते हैं। डाइवोर्स कौन दे सकता है, तलाक कौन दे सकता है? वो मेल दे सकते, फीमेल नहीं दे सकते, पहले बहुत पहले था, और उसको हटाना पड़ा। और उसके बाद अगर आप किसी भी रिलेशन में है, मतलब शादीशुदा जीवन में हो, और सपोज़ आपको कुछ टॉर्चर होता, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग तलाक ले सकते हैं। तो ये पॉइंट आया 1955 को। डाउरी एबोलिशमेंट एक्ट, मतलब डाउरी दहेज प्रथा को हटाना है, ये एक्ट आया 1961 को। फिर भी आजकल के समय पे गिफ्ट के नाम पे दहेज ले लेते हैं, ठीक है।
और घरों हिंसा आरंभ होता है शादी के बाद, ना कि शादी से पहले। शादी से पहले होने से जल्दी से केस हो जाता है, इस वजह से शादी के बाद जब एक बच्चे हो जाए या फिर जब एक मतलब जो लड़की आई है वो मैनेज करना सीख ले, उसके बाद ही ये कंडीशन आ जाते हैं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए ये एक्ट बनाता है, डाउरी एबोलिशमेंट एक्ट, दहेज प्रथा को हटाना है 1961। राइट टू एडप्ट, कोई चीज़ को आप ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चे को गोद लेना, ठीक है, बच्चे को हम गोद लेते हैं, जो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं और अनाथालय में रहते हैं तो उनको हम गोद ले सकते हैं। ये 1956 में आया। लॉज अगेंस्ट रेप, ये तो बहुत सारे एक्ट हैं, पता है, बहुत सारे एक्ट हैं लॉज अगेंस्ट रेप के लिए, मतलब अब्यूजमेंट, मोलेस्टेशन, रेप, पता है, मतलब मैरिटल रेप भी होता है, ठीक है, मैरिटल रेप भी एक केस है। जब आप लोग पढ़ेंगे जो ANU 4th सेम के बच्चे पढ़ेंगे, फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड, जो गर्भ अवस्था में ही मतलब प्रेग्नेंट है लेडी और लड़की अगर पता चलता है तो गर्भ को गिरा देना, मतलब मार डालना, ऐसा होता है। तो वो सारा भी एक नेगेटिव पॉइंट पे जा रहा है। और सपोज़ मैरिज हो गया और मैरिज के बाद कोई कारणवश जैसे हो गया कि हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हो कि ड्रग्स लेते हैं, तो उनके साथ अगर शारीरिक संबंध और फिजिकल होना लड़कियां ना चाहें, उनकी स्त्रियां ना चाहें, तो ये रेप के जैसा माना जाता है। तो ये सब मैंने इसलिए बोला कि रेप का बहुत सारे एक्ट्स हैं, इसलिए मैंने एक नाम नहीं दिया, लॉज लिखा गया है, लॉ भी नहीं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जब हम लोग काम करते थे ना, मतलब मैं जब काम करती थी ये में क्राइम ब्रांच के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे बहुत सारे आते थे और एक छोटा से छोटा, मतलब अगर नॉर्मली आप किसी को मारते पीटते हो उसके लिए एक धारा लग जाएगा एक्ट के अकॉर्डिंग, किसी को आप टॉर्चर करते हो तो उसके हिसाब से, इवन मेंटल टॉर्चर और मेंटल हैरेसमेंट के वजह से भी केस होता है, ठीक है। और अगर रेप हो रहा, अब्यूज़मेंट होता है, उसके ऊपर भी पेनल्टी बैठता है, उसके साथ जुर्माना के साथ फिर आपको जेल में भी रहना पड़ सकता है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के केस में हो सकता है। फिर राइट टू इनहेरिटेंस, ये क्या है पता है, राइट टू इनहेरिटेंस ये बहुत अच्छा एक योजना है। पहले के टाइम पे आपको सुनने को मिल जाएगा कि जो ज़मीन होता है ना, जायदाद ज़मीन होता है, प्रॉपर्टी होता है, तो प्रॉपर्टी बोला जाता है कि जो घर का मेल चाइल्ड है, मतलब बॉय है और लड़का हुआ है, तो उसी को ही हम प्रॉपर्टी देंगे, ना कि कोई लड़की को दिया जाएगा। मतलब मेरा बच्चा अगर लड़का है तो उसको मिलेगा, मेरे हस्बैंड से उसको जाएगा या फिर उसके पापा उसको देंगे, ऐसा होता है। अदरवाइज़ अगर मेरी बेटी होती है तो नहीं मिलेगा, ये कंडीशन पहले था। बट अभी के टाइम पे क्या है, आपका और आपके भाई का समान अधिकार हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं इसे कि जितने मेंबर है घर पे, जैसे कि एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स के पास जितने ज़मीन जायदाद है वो 4 भाग में डिवाइड हो जाएंगे। अब अगर कोई बेटी चाहती है कि ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाई के पास मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं संभाल नहीं पाऊँगी, और मुझे अगर पेरेंट्स के जाने के बाद भी अगर आना है तो मैं आ सकती हूँ अपने भाई के पास, तो ये अधिकार रहता है। उसमें भी अगर टॉर्चर हो तो जो विल बना था वो भी कैंसिल होता है। तो ये आपका राइट टू इनहेरिटेंस वाला है, 1956 में आया था, ये एक्ट सारे हैं। अब इसके बाद बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, तो जैसा योजना हमने लिख दिया था, स्कीम वगैरह लिखा था वुमेन एम्पावरमेंट में, उसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो गया। तो यहाँ पे है जिजामाता महिला आधार बीमा योजना, तो ये आपका LIC का जैसे ही है। महिला समृद्धि योजना, तो जैसे होता है ना, आपका ज़ीरो बैलेंस में बैंक अकाउंट खोल दिया जाएगा, वहाँ पे लड़कियाँ कुछ कुछ रखेंगे और गवर्नमेंट जितना आप रखेंगे उसका दुगना प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा होता है कि 18 साल होने के बाद लड़कियों को वो चीज़ मिलेगी ताकि उनके एजुकेशन में या शादियों में हेल्प हो सके। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन वेरियस फील्ड, कोई भी एजुकेशन का फील्ड हो या मेडिकल का फील्ड हो, कोई भी फील्ड में चले जाओ, 30% रिजर्वेशन रखा गया। क्यों रखा गया? पहले के टाइम पे रिजर्वेशंस क्या, पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो इक्वलाइजेशन आएगा कब, नहीं आ रहा था। अब बोल सकते हैं क्या, हमने बहुत बार ये चीज़ डिस्कस किया है
कि घर पे 2 बच्चे हैं, आपने मेल वाले बच्चे को पढ़ाया, फीमेल वाले बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, पैसा नहीं खर्च किया, तो वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होता है। अब जो मेल बच्चा था वो पढ़ने में तेज़ नहीं है, बट फीमेल वाली बहुत अच्छी है। सो आप बोल सकते हो क्या कौन घर चलाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आज के टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए 33% रिजर्वेशन रखे जाते हैं, जहाँ पे इन बच्चों को स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड मिल जाता है, जिससे इनका जो फीस रहता है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। इक्वालिटी डजंट इम्प्लाई दैट, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि वुमेन कैन बिहेव इन एनी मैनर दे सी फिट। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन को कहीं पे भी फिट कर देना है, वो फिट नहीं हो पा रहे थे अब फिट कर देना है, बट इट मीन्स दैट पीपल ऑफ बोथ सेक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि दोनों सेक्सेस के जो भी लोग हैं उनको समान अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, अपॉर्चुनिटी समान मिले। अब आते हैं थ्योरीज पे, क्या हम इतना क्लियर है? अब जो बच्चे पहले से प्रेजेंट नहीं थे वो क्लास में अगर हैं तो आपके बुक में कुरुक्षेत्र के बुक में 2 यूनिट में ये काम आने वाला है। 2 यूनिट में, एक होता है फर्स्ट यूनिट में आपका रहेगा 1.2 में, देखना थ्योरीज बस मेंशन होगा वो, और सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे इक्वालिटी और इक्विटी लिखा गया है वहाँ पे देखना फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिया गया है। तो जब सोशियोलॉजी आ जाए तो ये सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब सोसाइटी। ठीक है। फिर आपका जैसे आता है ना दिस वन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये भी आपका सोशियोलॉजिकल है। बट ये जो थ्योरी है, जो थ्योरी अभी दिखा रहे हैं, ये जो थ्योरी है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये फिलोसॉफिकल है। ठीक है। और एक थ्योरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं अभी लेके आऊँगी, बट इतना पहले कर लो, मैं फिर प्रोवाइड कर दूँगी। और एक थ्योरी है छोटा सा, एक पेज का ही दूँगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी लिखना है। ठीक है, इतना में कंप्लीट होगा। आपको ज़्यादा दिया जा रहा है, एग्ज़ाम में वो शॉर्ट हो जाएगा आराम से। अगर कंसेप्ट नहीं मिला क्या लिखोगे, बेटर कैसे करेंगे? ठीक है, इसको थोड़ा अपने हैंडराइटिंग में लिख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी, पहले तो समझो सिंबॉलिक इंटरैक्शन क्या है। आपके पास ना बहुत सारे सामान हैं, ठीक है, वो सामान को आपने कुछ मतलब लेबल नहीं दिया है, नाम भी नहीं लिखा है, सो उन सामान को आप कैसे जल्दी जल्दी अरेंज करेंगे? तो उसके लिए चाहिए सिंबल्स। ठीक है। वैसे घर पे ना एक तरह के, जैसे सोच लो 50 बोटल्स हैं, 50 बोटल्स हैं आपके पास, ठीक है, और ग्लास जार्स हैं। अभी सब में अलग अलग चीज़ें रखे हो, बट पता नहीं चल रहा ऊपर से, क्योंकि कलरिंग वाला है। तो इसलिए आप क्या करते हो, एक पेपर में ऐसा पेपर कट करते हो, पेपर पीस, और उसमें लिख के चिपका देते हो, ताकि आपको बहुत इजी हो जाए ढूंढने में, है ना। तो उसको बोलते हैं लेबलिंग और सिंबॉलिक। तो किसी के परिचय को कैसे आप निकालते हैं, उसी को बोलते हैं सिंबल्स। जैसे हम छोटे थे तो हमारा कोई नाम नहीं था, तो सब हमें बोलते थे बेबी, बाबू, मैया, जो भी बोलते हो, ठीक है, माँ, जो भी बोलते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जब हम लोग बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, कुछ महीनों के बाद ही हमें नाम मिलता है। तो ये नाम क्या हो गया, हमारे नाम हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम मेल है या फीमेल है उसी के बेसिस पे मिलता है। ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नाम बताओ जो नाम आप दोनों सेक्सेस को दे सकते हो। कुछ ऐसा नाम है याद, नाम मिल गया। चलो, सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी का डिस्कवरर कौन है, मतलब फाउंडर किसने डिस्कवर किया था? जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स। ठीक है, मीड्स थ्योरी बोला गया, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नाम क्या है पर्सन का? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। मीट नहीं लिख देना, टी नहीं है, डी है, ठीक है, MEAD, MEAD, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। हो गया। सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी इज ए माइक्रो लेवल थ्योरी। माइक्रो समझ रहे हो ना, छोटे लेवल का थ्योरी है, छोटा कंसेप्ट, डिटेल कंसेप्ट बट छोटा कंसेप्ट है, दैट फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप अमॉन्ग इंडिविजुअल्स विद इन ए सोसाइटी। ये किस पे फोकस कर रहा है ना, समाज में हमारे साथ क्या रिलेशन है, समाज का हमारे साथ क्या रिलेशन है, संपर्क है, उसी संपर्क के ऊपर निर्भर करके हमें नाम मिलते हैं और टैग मिलते हैं। ठीक है,
दिस थ्योरी बेस्ड ऑन, हम लोग कैसे किसी का परिचय निकालते हैं, पहले बातचीत करते हैं तो कम्युनिकेशन, फिर एक्सचेंज ऑफ मीनिंग थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स, हम लोग अपने बातचीत को कैसे आउटपुट में लेके जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे, ना बातचीत करते हुए उसका मतलब बताएंगे, लैंग्वेज का व्यवहार करेंगे, सिंबल्स का व्यवहार करेंगे। एंड लास्ट, पीपल मेक सेंस ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड, लोग इंसान क्या करेंगे, अपने वर्ल्ड से संबंधित, अपने सोशल वर्ल्ड मतलब अपना सराउंडिंग जो समाज है उससे संबंधित चीज़ों को ही दिखाएंगे। तो मैं बोलूँगी ये मेरा जीवन है, ठीक है, मेरा लाइफ है, तो मैं अपने तरीके से बात करूँ, मेरा नाम ना ये है, मैं इसमें पढ़ती हूँ, मैंने नहीं बोला पढ़ता हूँ, मैंने बोला पढ़ती हूँ, तो ये मेरे सिंबल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो बातचीत में मैं बता रही हूँ कि मैं एक नारी हूँ और मैं ऐसा ऐसा करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़ किया कि मेरा घर यहाँ पे है, मैं इस जगह पे जाती हूँ और ये मेरा सोशल एनवायरनमेंट है, तो यही चीज़ बताएगा इंटरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आया जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है, 1863 टू 1931, अरे उनका बर्थ पीरियड एंड डेथ पीरियड दिया गया है। 1863 में उनका बर्थ हुआ था एंड 1931 में उनका डेथ हुआ। तो इज कंसिडर्ड ए फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, इनको माना जाता है कि ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी के जनक हैं, ठीक है, फाउंडर है, फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। अभी मीड के एक स्टूडेंट थे, ठीक है, मीड के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था हर्बर्ट ब्लूमर, ब्रूनर नहीं, ब्लूमर, ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर, BLUMER, ब्लूमर, जिन्होंने ये टर्म दिया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये टर्म और ये वर्ड दिया पूरा। थ्योरी को किसने डिस्कवर किया, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, उनके स्टूडेंट हर्बर्ट ब्लूमर ने ये टर्म दिया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है, इंटरेक्शनिज्म। एंड और क्या बताया, आउटलाइंड दिस बेसिक प्रीमिसेस, इसका दायरा बनाया, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इतना हार्ड वर्ड लग रहा है ना, आउटलाइन द बेसिक प्रीमिसेस, तो आप लिखना ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, ह्यूमन इंटरेक्ट विथ थिंग्स, हम इंसान हैं, इंसान है तो हर एक चीज़ के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे और उस चीज़ के साथ हमें जो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है उसको जोड़ेंगे, देखेंगे क्या मतलब बताया गया है चीज़ों से संबंधित। नंबर 2 क्या है, द एस्क्राइब मीनिंग ऑफ थिंग्स कम्स फ्रॉम आवर इंटरेक्शन, हम जैसे उस चीज़ों के साथ, अच्छा मेरे घर पे अभी सामने एक बाल्टी है, चलो बाल्टी क्या होता है, एक लोहे का होगा या प्लास्टिक का होगा, ऐसा कुछ है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पानी रखते हैं। तो मैंने जब उस चीज़ के साथ इंटरैक्ट किया, जब उसके कांटेक्ट में आई, इंटरैक्ट किया, छुआ, टच किया, उसमें क्या है देखा, तो मुझे उसके कैरेक्टर्स को समझ आया, ठीक है। सो द एस्क्राइब्ड मीनिंग ऑफ थिंग्स कम्स फ्रॉम आवर इंटरेक्शन विथ अदर्स एंड सोसाइटी, जैसे जैसे हम सोसाइटी में जाते हैं और दूसरे दूसरे चीज़ों से मिलते हैं वैसे वैसे उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, यूज़ करते हैं। चलो, द मीनिंग ऑफ थिंग्स आर इंटरप्रिटेड, देन जैसे ही हमें मतलब पता चल गया एक चीज़ का, कौन सा चीज़ प्रेजेंट है उसका सिंबल्स पता चल गया, देन हम उसे एक्सप्लेन करना शुरू करते। इंटरप्रेट मतलब ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करना मतलब वर्णन करना, डिटेल बताना। बाय ए पर्सन व्हेन डीलिंग विथ थिंग्स इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, तो अभी एक पर्सन जब कोई चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आता है, कोई पर्सन के साथ, कपड़ों के साथ, बुक्स के साथ कांटेक्ट में आता है, तो उसके बारे में जितना भी उसने ज्ञान लिया हो उसे बताता है और उसके सराउंडिंग मतलब जो परिस्थिति है उसके बारे में भी बताता है। यही होता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और इंटरेक्शन थ्योरी। जब भी आप किसी से मिल रहे हैं पहली बार तो उससे रिलेटेड जुड़े हुए सारी चीज़ों को जानना पसंद करते हैं, आप ट्राई करते हैं कि उस चीज़ों को कैसे कैसे जानें और उसी को बताना शुरू करते हैं, कैसा ये चीज़ हमसे लिंक्ड हुआ है। एक चीज़ अगर मुझसे लिंक्ड हुआ है तो मैं उसको जैसा देखी हूँ, मेरा देखने का नज़रिया और आपका देखने का नज़रिया दोनों डिफरेंट होता है। मेरा देखने का नज़रिया और आपका देखने का नज़रिया दोनों डिफरेंट होता है। हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग ओपिनियन देता है कोई चीज़ से कांटेक्ट में आने के बाद। इसी को हम सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। अब आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं, आप फट से जज कर दोगे कि ये पर्सन ना ऐसा है, ठीक है। फिर
नेक्स्ट पॉइंट पे आपने एक बच्चे को जज किया और एक पर्सन को आपने जज किया, पूरा डिटेल कम्युनिकेट और इंटरैक्ट करने के बाद तो आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे जो पॉइंट आते हैं जहाँ हम चेंज होते जाते हैं, हमारा इंटरैक्शन चेंज होते जाता है, हमारा कम्युनिकेशन चेंज होता जाता है, तो हम जो पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं और सिंबल्स दे रहे कैरेक्टर के बेसिस पे, वो भी चेंज होते जाएगा। तो इसीलिए बोला गया सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी। ठीक है, क्या हम क्लियर हैं? ओके, अभी देखो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को कैसे हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना। देखो आप लोगों के माइंड में रहेगा मैम इतना स्पेस बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस बच गया, आप लोग थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना। ठीक है, एक एक जगह पे बड़ा लिख सकते हो, हर एक जगह पे बड़ा करके कॉपी फिलअप कर दोगे और उधर क्वेश्चन बच जाएगा तो फेल हो जाओगे। ठीक है, ध्यान से सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पहला पॉइंट आता है। देखो अभी अच्छे से समझना और डीपर पॉइंट पे जा रहे हैं। सिंबल्स क्या होते हैं पता है, अभी हमने जान लिया, तो किसी को पहचान निकालना है ना। ओके, now views the self as socially constructed। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनिज्म और इंस्ट्रक्शनिज्म हो गया, इंटरैक्शनिज्म ये बताता है कि आप जो है, ठीक है, आप मतलब सेल्फ, आपका जो सेल्फ है, अस्तित्व है, वो कैसे बनता है, सोसाइटी, समाज निर्माण करता है, सोशियली कंस्ट्रक्टेड एंड इन रिलेशन टू सोशल फोर्सेस, सोशल स्ट्रक्चर्स। तो ये सब सोशल स्ट्रक्चर से बनेगा, सोशल फोर्सेस से बनेगा। तो व्यूज द सेल्फ एज सोशली कंस्ट्रक्टेड, अपने आप को आप कैसे देखते हो ना, हमारा निर्माण किसने किया, सोसाइटी ने किया, और सोशल फोर्सेस जो सराउंडिंग में जितना भी फोर्स है उसने बनाया और हमें एक सोशल स्ट्रक्चर दिया, हमें एक सोसाइटी में रहने लायक स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, फिर देखो सोशल सेल्फ इज एन एक्टिव प्रोडक्ट, समझना ये चीज़, सोशल सेल्फ सामाजिक मूल्यबोध एक इंसान का, कि वो इंसान कौन है, क्या है उसका वैल्यू, वो इंसान क्या करना चाहिए, सही गलत में अंतर देखना, वो कैसे बनता है, एक्टिव प्रोडक्ट है। एक्टिव हमेशा सक्रिय उत्पाद रहेगा ऑफ ह्यूमन एजेंसी, ह्यूमन एजेंसी ह्यूमंस में ही हो पाएगा, रेदर दैट ये डिटर्मिनिस्टिक प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये कोई डिटरमाइन करके फिक्स करके सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं बन गया। ह्यूमंस लगे रहते हैं किसी इंसान के साथ उसका स्ट्रक्चर निकालने के लिए, इसीलिए किसी एक पर्सन का स्ट्रक्चर बनता है कि वो फीमेल है या मेल है, वो एक पुरुष या नारी, उसके गुण क्या होंगे, सब कुछ। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन रिफाइंस आवर एबिलिटी टू थिंक, हमारे जितने टाइप ऑफ इंटरैक्शन है ना, सोचने का कैपेसिटी है, ये रिफाइन क्या करता है, एबिलिटी टू थिंक, और भी हमें मजबूत बनाता है कि और अच्छे से सोचो। आप लोग ना बचपन में जितना सोचते थे अब उसका 10 गुना ज़्यादा सोचते हैं। आपका एज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आप और क्लियर माइंड में होते जाएंगे। पहले आप बहुत एक्टिव थे, अभी देखना थोड़ा शांत हो गए हो। फिर और कुछ टाइम पाएगा, ये जो जितना अभी भी बदमाशी करते हो या जितना भी एक्टिव लग रहे हो वो भी आप शांत हो जाओगे और कुछ ज़रूरत के समय पे ही काम करोगे। उसके बाद और एक फेज आएगा जहाँ पे आपको इतना समझदारी आ जाएगा कि आप बिना सोचे समझे कोई काम करोगे ही नहीं। तो ये चीज़ समझाया जा रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के साथ रिलेट करते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं, तो धीरे धीरे हम ज्ञानी बनते जाते हैं और उस ज्ञान के साथ जीवन में जब भी कोई चांस मिले तो हम उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। तो इसलिए थिंक करना ज़रूरी है। नॉट ऑल इंटरैक्शन इन्वॉल्व्स थिंकिंग, बट सारी इंटरैक्शन, मैं आपके साथ मुलाकात कर रही हूँ, कैजुअल मुलाकात है, तो यहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा क्या इतना ज़्यादा? नहीं। हम लोग आपके साथ बातचीत करेंगे जब पढ़ाते हुए बहुत सोचना पड़ता है। अभी ना देखो मेरा ब्रेन में और आपके ब्रेन में भी कितना फास्टर वर्क करता होगा जब आप लोग पढ़ाते हो। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली आप कुछ बोल रहे हैं, मैंने तो ये प्लान नहीं किया था, ना ही मैं समझाने के लिए ये एग्जाम्पल चूज़ करूँगी शाम तक या 7 बजे तक मैंने सोचा था, तो ये डायरेक्ट हमारा माइंड कितना जल्दी थिंक कर रहा है, क्योंकि हम लोग इस कंसेप्ट के साथ रिलेट हो चुके हैं, पहचान चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उसको जानना चाहते हैं, रिफाइन करना चाहते हैं और अच्छे से, इसलिए इतना बोल पा रहे हैं। समझ आ गया? ठीक है, समरी देख लो। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इज बेस्ड ऑन सिंबल्स, ये सिंबल्स के ऊपर
सिंबल्स और चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। सिंबल्स क्या होते हैं ना, सिंबल होते हैं समथिंग टू व्हिच वी अटैच मीनिंग। देखो, किसी चीज को देखा, उसको चिन्हित करने के लिए और चिन्हित करने के लिए आप उसके मतलब को जोड़ रहे हो, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं रोहित एक पुरुष है, बच्चा है इस एज का या पुरुष है इस एज का, और वो दैनंदिन जिम जाता है, तो मे बी वो रेसलर हो सकता है, मे बी वो इंटरेस्टेड हो सकता है अपनी बॉडी को लेके, या फिर वो बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहता है। तो कोई भी कारण हो सकते हैं। अभी 3 मतलब निकले, तो सिंबल्स ऐसे दिए जाते हैं। कोई भी चीज़ को देख के उससे इंटरेक्ट करके जब आप थोड़ा जानते हो तो आप उसके साथ मीनिंग को जोड़ते रहते हो। नेक्स्ट, जैसे वी डिफाइन आवर सेल्फ एंड आवर रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू सिंबल्स। ऑब्वियस है, कोई अगर आपको पूछे कि मैं आपकी कौन लगती हूँ, तो आप फटाक से बोलोगे यू आर माई टीचर, ठीक है। अभी आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो कुछ इमोजी भी डाल देंगे उसमें। कुछ बच्चे हैं जो रेस्पेक्ट देते हैं तो रेस्पेक्ट वाला इमोजी डालेंगे। कुछ बच्चे हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो मेरे साथ फ्रेंडली वाला इमोजी डालेंगे। तो देखो, हर एक चीज़ का सिंबल्स अलग, जो सिंबल्स अलग अलग मतलब डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ सिंबल्स। ये सोसाइटी में ना जितने लोग, जितने ह्यूमन बींग, जितने नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हैं, सबका एक परिचय है, सबका अपना परिचय है। तो सोसाइटी किससे बना है? फुल ऑफ सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल से बना है। तो एनालाइज हाउ बिहेवियर्स डिपेंड ऑन द सिंबल्स। हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कैसे बिहेवियर्स सिंबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जब मैं आप लोगों को डांटती हूँ, कहीं कहीं पर मैं डांटती हूँ कि अभी टाइम नहीं है, ऐसा मत करो, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? देखो, बोलने का स्टाइल। सेकंड, अगर मैं रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोल रही हूँ तो आप भी तो बोलोगे। थर्ड पॉइंट, अगर प्रॉब्लम हो सकता है ना कि हमें अगर प्रॉब्लम होता है तो मैडम को भी होगा। तो हम लोग जैसे छोटी छोटी चीज़ों से समझ रहे हैं, इंटरेक्शन वैसे होता है। हम लोग हर टाइम हर तरह से डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग मोटिव के साथ, ठीक है। हमारा सोचना, थिंकिंग कैपेसिटी सबका अलग है, ठीक है। तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी बिल्ड हुआ सिंबल से। सिंबल्स मीनिंग से जुड़ा है, एस्टैब्लिश मीनिंग, डेवलप देयर वैल्यूज, और जस्ट लाइक टू नो, किसी चीज़ को जानने के लिए होता है, और व्यूज़ जानने के लिए, एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। क्या ये वाला थ्योरी क्या है पता है? झगड़ा वाला थ्योरी मैं बोलती हूँ। कन्फ्लिक्ट मतलब कन्फ्यूज़न की वजह से जो झगड़ा और टकराव होता है और हम तर्क लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है। सो इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी मीन्स द स्टडी अबाउट द सोसाइटी एंड देयर रिलेशनशिप, ओके। स्टडी अबाउट सोसाइटी, समाज के ऊपर पढ़ना और समाज में जो भी संबंध है उस संबंध को भी जानना। तो सोशियोलॉजी के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बताता है, स्टेट्स दैट सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, संस्था है ना। सोसाइटी में संस्था क्या होता है पता है? जहाँ पे भी कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक के बाद एक अरेंज करके रखा जाए, उसको हम संस्था बोलते हैं, ठीक है। आप जैसे किताबों को एक जगह पे अरेंज करके रख रहे हो तो ऑर्गेनाइज्ड बोलते हो। कपड़ों को ऑर्गेनाइज्ड किया और आपके लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड किया, तो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस so that each individual participant and its group struggle to maximize their benefits। देखो, अच्छे से सुन लो। जैसा कि आपको एक जगह दिया गया, ठीक है, या अभी आपका लाइफ शुरू हुआ है, आप लोगों ने ओस्टेड एग्ज़ाम दिया, क्विकली यहाँ से ही समझ लेंगे। अभी क्या हुआ, ओस्टेड एग्ज़ाम देने के बाद बहुत बच्चे आज खुश रहेंगे, ओके, दे आर हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी गुड, ये भी अच्छा चीज़ है। बट यहाँ पे ना कोई कंपटीशन नहीं था, देयर इज़ नो कंपटीशन। यहाँ पे किसी को किसी से आगे नहीं भागना है, एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को बस पार करना है। उस क्राइटेरिया को पार कर लिया तो हम पास, नहीं तो हम फेल। बट जब मेन एग्ज़ाम आता है लाइफ में, तो वहाँ पे ना हमें एक दूसरे से लड़ना पड़ता है, एक छोटा सा पोजीशन के लिए, एक छोटे से जगह के लिए, एक छोटा सा लाइफ के लिए, एक दूसरे के साथ हम बहुत लड़ते हैं, भिड़ते हैं कि मुझे ये चाहिए। तो अब क्या होगा, 10 लोग जैसे एक जगह के लिए भिड़ रहे हैं, तो उनमें से जो बेस्ट रहेगा उसको हम डालेंगे वहाँ पे, है ना। इसी को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, समझ गए? मैंने क्या बोला, हमने एक एग्ज़ाम दिया जहाँ पे एक क्राइटेरिया फिक्स्ड है, जिसको क्लियर किया तो हम सब पास हैं। ऐसा हो सकता था कि लाख बच्चों ने दिया, 1 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं,
बट 1 लाख स्टूडेंट्स ने ही क्लियर कर लिया कट ऑफ को, तो दे आर हैप्पी, दे आर क्वालिफाइड। बट अगर सोचो 1 लाख बच्चों के लिए 10,000 सीट है, तो ओनली 1 लाख से 10,000 बच्चे ही क्वालिफाइड होते ना, ठीक है। अभी आपके लिए कोई सीट्स नहीं है, बाकी इतना चीज़ है। यू आर एलिजिबल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। हमारे 4th सेम बच्चे तो आफ्टर 6 मंथ्स के बाद ही वो रेडी हो जाएंगे, बिकॉज उनका रिजल्ट अगर आ गया। एंड आप लोग ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल के बाद रेडी हो। समझ गए क्या कन्फ्लिक्ट है? कन्फ्लिक्ट यही होता है, जैसे घर पे भी देखना, हम और हमारे भाई बहन एक साथ हैं, ठीक है। घर पे ना, घर छोटा है और एक ही बेड है, ठीक है। हम उस बेड के लिए लड़ रहे हैं, तो बेड जैसे मान लो एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को पाने के लिए, अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अभी लड़ते लड़ते जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था वो फिक्स हो गया और बाकी सब रिजेक्ट हो गए, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है। वही चीज़ बोला गया कि सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑलवेज फंक्शनल रहता है, चलते रहता है, और वहाँ पे जितने भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये स्ट्रगल के अंदर जो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा वो मैक्सिमाइज कर सकेगा अपने बेनिफिट्स को, अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और वो पार्टिसिपेट भी कर पाएगा सोशल चेंज में, समाज के परिवर्तन में, सच एज पॉलिटिकल चेंज, जैसे आप लॉ मेकिंग में चेंजेस कर सकते हो, या जैसे आप रिवोल्यूशन में विप्लव लाने के लिए परिवर्तन कर सकते हो, ऐसा। तो जैसे एक पॉइंट सुनो, बहुत सारे चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, जैसे 2028 के बाद बोला जा रहा है कि बीएड बंद कर दिया जाएगा, बीएड पढ़ नहीं सकते, ऐसा वैसा। उसको होने के लिए अभी भी 3 साल बाकी है ना, 3 साल बाकी है। वो 3 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है, और भी है ना, पॉसिबल है। आज जो हो रहा है कल में भी वो ना हो गया, कुछ भी रूल बन सकता है, ऐसा है। इमरजेंसी केसेस आ सकते हैं, तो कभी भी पहले से ही प्रेडिक्शन करके डायरेक्टली रिजल्ट में आ जाना सही नहीं होता, हमें स्ट्रगल करना चाहिए, ठीक है। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, सोशल चेंज ला सकते हैं, रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं, विप्लवी परिवर्तन ला सकते हैं, है ना। चलो, द थ्योरी इज मोस्टली अप्लाइड टू एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लासेस। देखो ये थ्योरी किसके बीच समझाता है ना, कॉन्फ्लिक्ट समझाता है किसके बीच ना, जितने भी क्लासेस हैं, सोशल क्लासेस जानते हैं क्या होता है, जैसे कि हायर क्लास, लोअर क्लास, है ना। तो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो अपर क्लास में भी 3 क्लास है, लोअर क्लास में भी 3 क्लास है, मिडिल क्लास में भी 3 क्लास है, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास। देन फिर से वैसे मिडिल का, मिडिल अपर क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास, फिर लोअर का वैसा लोअर अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो ऐसे आपके क्लासेस होते हैं। उन क्लासेस में क्यों डिविजन्स आए? ड्यू टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? पर पर्सन के पीछे कितना खर्चा होता है और कितने पैसे हैं उसके बेसिस पे। सोशलिज्म क्या है? जब हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उसको सोशलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे एक पर्सन है, द जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, पर्सन का नाम क्या है? मैक्स वेबर। सो एग्रीड विद द मार्क्स। पहले ना मार्क्सिस्ट बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे, तो उस पर्सन के साथ इन्होंने भी हाथ मिलाया, मैक्स वेबर ने मार्क्स के साथ हाथ मिलाया। और दैट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑफ द कैपिटलिस्ट, मैंने अभी बोला ना पैसे के हिसाब से। अभी जैसे सोचो कि हर दिन हमारे एक पर्सन के लिए कितने रुपए खर्च होते होंगे, 50 पकड़ लो, जैसे 50 या 100, उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा अगर खर्च करेंगे तो बचत नहीं होगा। ये अप टू मिडिल क्लास तक चलता है। और उसके ऊपर क्या होता है, जब उसके ऊपर हम लोग जाते हैं, अपर क्लास में चले जाओगे, तो अपर क्लास वालों का क्या होता है, अगर सैलरी जैसे पर मंथ का अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितने भी बढ़ते जाएंगे, तो वैसे पर हेड उनका कैपिटलिस्ट चेंज होते जाएगा। जैसे कि मान लो एक पर्सन के लिए 1000 रुपया, 1500 या 2000 हार्डली। अगर एक पर्सन वैसे ही 1 करोड़ इनकम करता है एक मंथ पे, तो वो बोल लो कि हर दिन का वो खर्च कर सकता है, 5000, 10,000 खर्च कर सकता है ना। तो ऐसा एक सिस्टम है। पैसे के अकॉर्डिंग हम लोग रिच एंड पुअर कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, ठीक है। उसी को लेके
हमारा क्या बनता है, पॉलिटिकल पावर भी बनता है। कैसे? क्योंकि हम लोग गरीब हैं तो हम लोग बस वोट दे सकते हैं, बट जो अमीर हैं मतलब रिच पीपल हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारे डोनेशंस दे देते हैं, उससे अपना फ़ायदा भी हुआ, उनका फ़ायदा भी हुआ, तो पॉलिटिकल पावर में वो रह जाएंगे, इसलिए इनइक्वालिटीज़ आ गए। सोशल स्टेटस में वो अप में रहेंगे, हम लोग लो में रहेंगे, इसलिए इतने चेंजेस आ गए। द लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज़ कुड ऑल्सो बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप। ये जो लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं ये डिफरेंट ग्रुप के लिए डिफरेंट रहेगा बेस्ड ऑन एजुकेशन, रेस और जेंडर। As long as this conflict remained separate, the system as a whole was not threatened. अगर हम लोग जितना जल्दी हो सके ये कन्फ्लिक्ट को सेपरेट कर दे, दूर कर दे, तो ये जो सिस्टम में चल रहा है ना, जो डरावना चीज़, ये कम हो जाएगा। और ऑब्वियस बोलती हूँ, अभी भी अगर करप्शन हट जाए ना, हम सबको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझो किस वजह से हमारा कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन्स है। ठीक है, ऊपर चलते हैं कन्फ्लिक्ट थ्योरी के आगे। कन्फ्लिक्ट और भी है, इतना ट्रिक्ट क्या है, हाँ थोड़ा सा ब्लर आ रहा है बट समझा दूंगी मैं। कंसेप्ट एंड थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी डेपिक्ट्स मतलब शो करना और बताना, ठीक है, डेपिक्ट्स दैट देयर एग्जिस्टेड स्ट्रगल बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड यूटिलिटीज। क्या समझा? रिसोर्स कम है, लोग ज़्यादा हैं और लोगों का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। ठीक है, आपका ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने अभी समझाया ना, सबका कैपिटलिस्ट जो पॉइंट समझाया आपको, तो कैपिटलिज्म बनता है, इसको बोलते हैं ना मुंडो पीछे आए, हम लोग उड़िया में बोल देते हैं, पर पर्सन कितना जा रहा है, पर हेड कितना खर्चा है। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूँ मेरे घर पे मैं 10,000 का सामान लाती हूँ, बट मैं अगर शौक दिखाऊँ 50,000 वाला, क्या पॉसिबल है कोई बचत? उल्टा लोन हो जाएगा, है ना। दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट। पहला पॉइंट आ गया कि हमारे सोसाइटी में जितना रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से ज़्यादा हम यूटिलाइज ज़्यादा कर देते हैं, मतलब अनलिमिटेड खर्चा करते हैं। जब आपके पास बहुत सारे पैसे रहेंगे ना, देखना कोई भी मांग रहा है दे दे रहे हो, कोई भी मांग रहा है दे दे रहे हो, कोई भी आपको हेल्प नीड कर रहा है दे दे रहे हो, पैसा पूरा उड़ा दे रहे हो। आफ्टर दैट एक टाइम पीरियड आएगा जब आपके पास नहीं रहेगा और कोई आपको ही हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो वो होता है पॉइंट कि हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और हमारे जो खर्चे हैं और यूटिलाइजेशन है वो अनलिमिटेड है। जैसे मैं इसको एग्जांपल्स के साथ और समझाऊंगी। सो ऐसा देखते हैं। ठीक है, जैसे कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड ओनर। एक आपका कंपनी है, कंपनी में हम लोग काम करते हैं और वहाँ पे ओनर एंड एम्प्लॉय के अंदर क्या हो गए, झगड़े लग गए। किस वजह से? एम्प्लॉय चाहते हैं मोर सैलरी, उनके काम के हिसाब से कम सैलरी दिए जा रहे, तो एम्प्लॉय चाहते हैं कि ज़्यादा सैलरी मिले। ठीक है, ओनर चाहता है कि कम सैलरी में ज़्यादा काम हो जाए। ठीक है, कम सैलरी में ज़्यादा काम हो जाए। तो यहाँ पे देखो, सो कम सैलरी में अगर ज़्यादा काम करवाओगे तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या फिर वहाँ से हटना पड़ेगा, है ना। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, अभाव पड़ गया रिसोर्सेस का, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। रिवोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग सोशल क्लासेस। ठीक है, रिवोल्यूशन लेके आता है जब ना पता है पहले का टाइम पीरियड जो था, वहाँ पे बोला गया कि ब्राह्मण्स सबसे ऊपर है, अभी भी ऊपर है। और ब्राह्मण्स को ब्राह्मण्स क्यों बोलते थे पता है? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान मतलब पाते थे और ब्रह्म ज्ञान सीखते थे, बहुत तपस्या के बाद, बहुत मंत्र याप के बाद, बहुत कुछ प्रैक्टिस के बाद वो सीखते थे, बहुत कठिन परिश्रम करते थे, इसलिए बोला गया ब्राह्मण। अभी अगर ब्राह्मण लोग को बोला जाता था पहले के टाइम पे, वो गुरु हैं और टीचर है, बिकॉज दे हैव द एक्सट्रीम नॉलेज, उनके पास बहुत नॉलेज है। ऐसा भी पॉइंट रहता था कि अगर कोई मनुष्य वो आया है एक निम्न कास्ट से, मतलब ST/SC हो, SC/BC हो, कोई भी कास्ट, उस टाइम पे तो कास्टिज्म ऐसा नहीं था, जात पात और छूत अछूत वाला पॉइंट था। अगर वो पढ़ लिख के कुछ बड़ा बन गया और वो शिक्षा दान करना शुरू कर दिया तो वो भी ब्राह्मण बन गया, ऐसा था। बट वो चीज़ को मानते नहीं थे कोई सोसाइटी में, इसलिए कन्फ्लिक्ट लग गया, वही चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। ऑब्वियस है, इफ ऑल आर इक्वल देयर मे बी नो रीज़न फॉर कन्फ्लिक्ट। पता है, हम सब अगर इक्वल हो जाए तो सोचो, तो एक घटना मेरा माइंड में रहता है हमेशा,
140 करोड़ प्लस लोग हैं अभी पॉपुलेशन। जितने पैसे हैं पर कैपिटा हम लोग देखते हैं ना, सारे पैसे को कैसे करेंगे पता नहीं, बट आइडिया ऐसा आता है कि इंडिया के सारे पैसे को जोड़ लेते हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी क्या है सबका पैसा जोड़ लेते हैं, टूरिज्म का सबका, और उसको इक्वली सब में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इक्वली अगर डिवाइड कर दे कुछ दिनों के लिए ना कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, फिर से कन्फ्लिक्ट शुरू होगा। क्यों, क्या बताओ, जो मेहनत नहीं कर रहे थे उनको भी मिल जाएगा ना फ्री में, तो कन्फ्लिक्ट शुरू होगा फिर से। कास्टिज्म नहीं गया है, कन्फ्लिक्ट होगा। तो कुछ टाइम के लिए इक्वालिटी कुछ चीज़ों से ला सकते हैं, जैसे स्कूल में इक्वालिटी रहता है, जब एक स्कूल जाओ वहाँ पे आपको एक तरह के कपड़े क्यों दिए जाते हैं, सेम कपड़े सेम किताब सेम सब कुछ दिया जाता है, वो भी गवर्नमेंट से करके दिया जाता है, बिकॉज आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आपको ना लगे आप दूसरों से अलग हो, ठीक है। तो ये आपका छोटा छोटा पॉइंट्स मैंने समझाया, इसका एक्सप्लेनेशन और थोड़ा समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का। सो इट इज़ ह्यूमन नेचर टू हैव कॉन्फ्लिक्ट, ये तो हमारे नेचर में ही है। आज जिस चीज़ से हम सुखी हैं कल हम उसी चीज़ से दुखी हो जाएंगे, झगड़ा तो लगेगा, माइंड में कन्फ्यूजन्स आएंगे, हर एक चीज़ से आता है। इट इज़ नॉट लाइक कन्फ्लिक्ट, हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ गुड और बैड, कभी नहीं बोल सकते हो, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन अनएवॉइडेबल फेनोमेनन, कॉन्फ्लिक्ट को आप कभी भी दूर नहीं कर सकते और हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, आज नहीं है कल होगा, ऐसा है। अभी देखो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दो ग्रुप है, इस पेज को छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी समझा रही हूँ, ठीक है। एक है, ठीक है, क्या बोल सकते हो, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, और एक होता है प्रोलिटारिएट। अभी मैं आपको समझाती हूँ प्रोलिटारिएट का मतलब और ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होल्डिंग मैक्सिमम वेल्थ, मतलब इसको आप इतना अच्छा सा ना लिख के अपर क्लास लिख सकते हो, अपर क्लास लिख सकते हो, और इसको आप डायरेक्ट लिखना मिडिल और लोअर क्लास, बस इतना ही है, ठीक है, प्रोलिटरिएट एंड ब्यूरोक्रेसी। तो अपर क्लास में क्या आता है ना, मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, इस अपर क्लास के जो सोसाइटी हैं उसके जो मेंबर है उनके पास मैक्सिमम वेल्थ रहता है, संपत्ति ज़्यादा है। दीज आर इन माइनॉरिटी, इनका नंबर बहुत कम रहता है, इनके पास वेल्थ ज़्यादा है बट नंबर कम है, संख्याओं में इनका पॉपुलेशन कम है। दीज आर इन्फ्लुएंसर्स एंड मोर डोमिनेटिंग, ये डोमिनेट करते हैं, हमारे ऊपर चढ़ के काम करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को, ओके। प्रोलिटारिएट जहाँ पे मिडिल एंड लोअर क्लास आ रहे हैं। दी वर्किंग क्लास और पुअर इन सोसाइटी, ये वर्किंग क्लास हो सकते हैं और पुअर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत मास में रहता है। एंड दीज आर नॉट इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस अदर क्लास, ये इन्फ्लुएंस नहीं करते, हम लोग जैसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वी आर टीचर्स सो वी इन्फ्लुएंस मेनी स्टूडेंट्स, बट एज ए normal person in the society we are not having that much of wealth to influence any other। क्या होता है ना, पैसा बोलता है, ये एक फिल्म में बोला गया था, तो वैसा ही चीज़ है, जब हमें जॉब नहीं मिलता, क्राइसिस रहता है, कमी रहता है, तो ना हमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता है और हमें कोई मानता नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये दोनों क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, क्लियर हो गए। अभी और दो थ्योरी हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी और सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, आपको लगता होगा ना ये थ्योरी पियाजे से आया है, कॉग्निटिव लग रहा है, नहीं, ये थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी पियाजे का है ही नहीं, पियाजे का थ्योरी नहीं है, ये पियाजे से इन्फ्लुएंस्ड है बट पियाजे का थ्योरी नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल एक एजुकेशनिस्ट ने लिखा है, और जो कि सिगमंड फ्रूड के कोवर्कर थे, उनका नाम कहीं पे मेंशन नहीं था इसलिए लिखा नहीं गया, ऐसा ही लिखा था सिगमंड फ्रूड्स कोवर्कर, तो वैसा उनका नाम आई थिंक अननोन है अभी तक, इसलिए ये थ्योरी का कोई भी पर्सन्स का नाम नहीं दिया गया, प्रॉपर एक नाम नहीं आया। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑल्सो नोन एज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, इसको सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी बोल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, जेंडर आइडेंटिटी, आपको आपके लिंग का परिचय कैसे मिलता है ना, एक बेसिक ऑर्गेनाइजर है जो कि सोसाइटी है, जो हमें बताता है कि हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग हमें क्या सीखना चाहिए, क्या लर्न करना चाहिए, ये सब। जेंडर
जो डेवलप करता है आपके अंदर वो है स्टेरियोटाइप। तो बच्चों में डेवलप क्या क्या है, चिल्ड्रन डेवलप द स्टेरियोटाइपिक कंसेप्ट। अभी देखो बच्चे को हम सिखा रहे हैं, तुम बॉय है तुम गर्ल है, तुम बॉय है तो तुमको बस ब्लू ब्लैक ये सब पहना है, पिंक कलर रेड कलर तुम्हारे लिए नहीं है। वैसे ही फीमेल को या गर्ल चाइल्ड को सिखाया जाता है, तुम गर्ल हो तुमको सप्रेस किया जाएगा, तुम सबके नीचे रहोगे, तुम ज़्यादा बात नहीं करोगे, तुमको पिंक कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुमको खिलौने के साथ खेलना चाहिए और किचन किचन खेलना चाहिए, यही सब है। ये उनका अंदर स्टेरियोटाइप कुप्रथाएं वाले कंसेप्ट को डाला गया। जब ये बार बार बोला जाता है ना कोई चीज़ को, तो फिक्स्ड हो जाता है, ये हमारे सोच में फिक्स्ड हो जाता है। ऑफ जेंडर फ्रॉम व्हाट दे सी एंड हियर अराउंड देम, जो वो अपने चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ सुन रहे हैं। वंस दे अचीव जेंडर कॉन्स्टेंसी, जैसे ही एक बार वो अपने अंदर, देखो कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है बार बार बोल बोल के वही काम दोहरा दोहरा के आपके अंदर फिक्स कर देना। तो जेंडर जब कांस्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंसी आ गया, दे बिलीव दैट, वो बिलीव करते हैं, देयर ओन जेंडर इज फिक्स, उनका जेंडर फिक्स्ड हो गया, एंड इरिवर्सिबल, वो परिवर्तनशील नहीं है। दे वैल्यू देयर जेंडर आइडेंटिटी, वो वैल्यू देना शुरू करेंगे अपने जेंडर आइडेंटिटी को, एंड सीक टू बिहेव ओनली इन वेज दैट आर मैच देयर कॉन्ग्रुएंट विद दैट कंसेप्शन। और हम ट्राई करना शुरू करेंगे कि हमारे जेंडर के हिसाब से जो काम है, जो मैच कर रहा है, उसी को हम करें। तो उसके लिए एक डायग्राम दिया गया, आपको पहले अपना परिचय मिला, ये नंबर 1 है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या है, वही सिंबॉलिक वाला, याद है ना, आपको कोई एक कैरेक्टर फिक्स कर रहा है तो उसके हिसाब से लेवल मिलेगा, लेवल 1 सेल्फ, तो सिंपल एबिलिटी टू लेवल 1 सेल्फ। फिर आया जेंडर कॉन्सिस्टेंसी, कॉन्सिस्टेंसी मतलब मैंने अपने बॉडी में ये कॉन्सिस्ट किया, पकड़ा है, मेरे बॉडी के आकार साइज बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे ये जेंडर मिलना चाहिए, फिक्स हो रहा है। तो मतलब हमें उस जेंडर से रिलेटेड जो भी ज्ञान है, बातें हैं, पॉइंट है, वो पता चल रहा है, उसके हिसाब से हमारा ग्रोथ, हमारा ड्रेस, हमारा एबिलिटी, एक्टिविटी सब चेंज हो रहा है। ये जब बार बार रिपीट होते जाएगा ना, ये जेंडर स्टेबिलिटी लेके आएगा। स्टेबिलिटी क्या होता है, फिक्स्ड हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ओवर टाइम, मतलब ये समय के साथ फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में फिक्स हो जाएगा, समय के साथ जो हैबिट बन जाता है वही फिक्स होता है। और रिजल्ट क्या आया इन सब का, जेंडर कॉन्स्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी है, ये कॉन्स्टेंसी है, मतलब अभी हम जेंडर पूरे अपने अंदर फिक्स कर चुके हैं, हमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक हम ना मरे, ठीक है। मैं महिला हूँ तो महिला के हिसाब से मुझे जो काम करना चाहे करेंगे, जैसा कपड़ा पहनना चाहे पहनेंगे, अगर पुरुष है पुरुष के हिसाब से चलेंगे, ऐसा एक थ्योरी है। इजी लगा करने के लिए। चलो जेंडर स्कीमा थ्योरी, ठीक है, देखो स्कीमा बोल दिया गया, कैसे पकड़ोगे, जहाँ पे कॉग्निटिव एंड स्कीमा ये 2 वर्ड आ जाए तो याद रखना ये दोनों फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव का है, ये दोनों फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से है। और जहाँ पे बोल दिया गया सिंबॉलिक, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे होता है, कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे होता है, सोसाइटी में। सिंबल्स कहाँ से मिलता है, सोसाइटी में। तो वो दोनों अगर सोसाइटी से मिलता है तो वो हो गया सोशियोलॉजिकल, ठीक है। तो वो दोनों सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और ये जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जो कि आपके दिमाग के वजह से ही नॉलेज लेने के बाद आपके अंदर फिक्स्ड होता है पर इंडिविजुअल, ये आपका फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाएगा, और ये आपका जेंडर स्कीमा थ्योरी ऑल्सो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाएगा। अब देखो क्या है जेंडर स्कीमा थ्योरी। जेंडर स्कीमा थ्योरी क्या बोलता है ना, जेंडर स्कीमा थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन जेंडर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। देखो जेंडर तो अपने अंदर फिक्स हो रहा है, बट जेंडर के हिसाब से हम लोग अलग अलग कैसे बन रहे हैं और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, डिफरेंशिएशन, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर कैसे आए, ये सबको बोला जाता है जेंडर स्कीमा थ्योरी। इन अदर वर्ड्स स्कीमा थ्योरी इंक्लूड क्या करेगा, स्कीमा मीन्स नॉलेज पैकेट है, तो नॉलेज ऑफ एक्टिविटीज़, हमें कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए अपने जेंडर के हिसाब से, हमारा इंटरेस्ट कौन से चीज़ में ज़्यादा है कौन से में कम है, हमारा पर्सनालिटी हमारे जेंडर के हिसाब से इसमें ज़्यादा है कौन से में नहीं है, मतलब एक होता है ना पर्सन का एबिलिटी को पर्सनालिटी बोलते हैं,
तो पर्सन्स के एबिलिटी को अगर पर्सनालिटी बोला जाता है तो पर्सनालिटी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज और फील्ड्स में अलग हो सकते हैं। सोशल एट्रीब्यूट्स, सोसाइटी ने जो हमें कैरेक्टर दिया हमारे जेंडर लिंक्ड एक्टिविटीज से, जेंडर से जुड़े एक्टिविटीज को देखते हुए। सो इट इज ए पार्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी अंडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये जेंडर आइडेंटिटी के साथ जुड़ा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल जेंडर लेवल मैचिंग, जेंडर लेवल मैचिंग। तो जैसे मैंने अभी बोल दिया था कि डॉल्स आर लेवल्ड फॉर गर्ल्स, जो डॉल्स किसको दिए गए, असाइन किए गए गर्ल्स के लिए। हीरोज, उसके हीरोज के स्टैचूज हो गए, टॉयज हो गए, आर लेवल्ड फॉर बॉयज, और बोल सकते हो मेल चाइल्ड्स। मेनी सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोचेस, बहुत सारे सोशल और साइकोलॉजिकल, मतलब दिमाग से सोच रहे हो बट समाज से जुड़ा हुआ है, ऐसे अप्रोचेस हैं जो कि प्रिफर्ड टू जेंडर स्कीमा थ्योरी बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, तो दो स्कॉलर्स का नाम अभी हम बोलेंगे। दो अप्रोच आता है, एक होता है बैम एंड मैकुस, बैम एंड मैकुस, मैकुस बैम एंड मैकुस अप्रोच, और एक होता है मार्टिन एंड हल्वर्सन्स अप्रोच। सो बैम एंड मैकुस अप्रोच क्या बोलता है ना, दे सेंटर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जीएस थ्योरी। अरे जीएस मतलब वो जनरल, मतलब अवेयरनेस का नहीं है, स्टैटिक जीके नहीं है, ये जीएस का मतलब जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे जो सोसाइटी देता है। सो जेंडर स्कीमा थ्योरी, तो जेंडर स्कीमा थ्योरी के बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंस जो रहता है उसके ऊपर प्रेजेंट है। और मार्टिन हल्वर्सन जो अप्रोच है वो बोलता है दे सेंटर्ड द सिमिलैरिटीज बिटवीन द कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी एंड जीएस थ्योरी। तो इससे पहले जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऊपर पढ़े थे वो थ्योरी एंड ये जो थ्योरी पढ़ रहे हो जीएस अप्रोच थ्योरी, मतलब आपका जेंडर स्कीमा थ्योरी, इन दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं, मतलब सेम कैरेक्टर्स हैं, उसको बताता है। ठीक है, ये इतना ही लिखना है। अभी बहुत सारे बच्चों का रहेगा मैम ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया तो हम 2 पेज का कैसे करेंगे। अरे आप जेंडर लिखोगे, जेंडर का मीनिंग लिखोगे, जेंडर इक्विटी इक्वालिटी लिखोगे, फिर आप थ्योरी पे आओगे। ठीक है, बहुत बड़ा है क्या, हम और 5 मिनट चाहिए। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। नंबर 1, क्यों चाहिए। आप इस पॉइंट्स को नीड में भी लिख सकते हो, आप इस पॉइंट्स को मतलब इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है ना, राइट अबाउट द नीड ऑफ जेंडर इक्वालिटी, राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, तो ये लिख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन कहीं पे भी आए तो आप लिख सकते हो ऐसे। तो फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्यों चाहिए ना, जितना भी ह्यूमन रिसोर्स और संपदा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। नंबर 2, टू मेक डेमोक्रेसी ए सक्सेस। डेमोक्रेसी मतलब जो लॉ मेकिंग होता है नागरिक के द्वारा, है ना, हमारे द्वारा होगा, जो अब्राहम लिंकन का कंसेप्ट था, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो वो चीज़ जैसा पूरा हो सके, हम लोग अपने मेंबर सेलेक्ट कर सके, लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, वोटिंग दे सके और उसको सक्सेसफुल करा सके, इसलिए हमें इक्वालिटी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को हम बचा सके। जेंडर इक्वालिटी एंड लॉ ऑफ नेचर, जेंडर इक्वालिटी हो और लॉ ऑफ नेचर, नेचर का लॉ है ये कि सबको समान रूप से देखा जाए। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को हम बचा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग वुमेन, वुमेन में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। गुड फैमिली रिलेशंस, आपका मेरा सबका फैमिली रिलेशंस अच्छा हो। आप लोग के साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी अगर हम लोग बहुत टाइम से एक साथ हैं और एक साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग एक फैमिली जैसे हैं। ठीक है, तो गुड फैमिली रिलेशन बना रहे। अब देखो अभी भी और है, हाउ इज जेंडर इक्वालिटी मेजर्ड, कैसे हम मेजर करेंगे। देखो 1 2 3 पेज और भी है, इसलिए बोला और भी 10 मिनट दो, इसको आज कंप्लीट करके फिर जाएंगे। ठीक है, अब बोलोगे मैम हर एक चीज़ आप दे दी हैं, हाँ दे दी हूँ, इनमें से कोई भी शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी आ सकता है ना, तब आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा। सो हाउ इज जेंडर इक्वालिटी मेजर्ड, कैसे आप जेंडर इक्वालिटी को मेजर करोगे, मतलब मापोगे, नापना होता है ना, देखना, तो नापोगे कैसा। अगर हम इक्वालिटी सबको प्रोवाइड करते एक जैसा तो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट ऑब्वियस बढ़ेगा, ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगा। देयर आर सेवरल इंडेक्सेस, आप जानते हो जेंडर इक्वालिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे कि एक इंडेक्स तो अभी मैं बोल रही हूँ जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको बोलते हैं जीडीआई,
जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं जीडीआई। जीडीआई इज ए जेंडर सेंट्रिक मेजर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर सेंट्रिक, जेंडर के ऊपर केंद्रित करके ह्यूमन डेवलपमेंट को ये नापता है, ऐसा इंडेक्स है। इसमें क्या क्या और पैरामीटर्स है जिसको हम नाप सकते हैं? एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम। ठीक है, हमारा सोच क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं, एजुकेशन शिक्षा कितना किसने लिया, इनकम किसका कितना है, ये इक्वालिटी लाने के लिए चाहिए। फिर और एक हम मेजर्स इंडेक्स के नाम बोलते हैं जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स। ये क्या करेगा, ये मेजर करेगा कितने प्रोपोर्शन में सीट्स हैं वुमेन कैंडिडेट्स के लिए नेशनल पार्लियामेंट में, परसेंटेज ऑफ वुमेन एट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग रोल, इकोनॉमिक घर का अर्थनीति संभालने के लिए उनका डिसीजन कितना है, कितना डिसीजन ले पा रहे, एंड द इनकम शेयर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, कितना इनकम शेयर कर रहे हैं फीमेल एम्प्लॉय। फिर और एक इंडेक्स का नाम बोलती हूँ जेंडर इक्विटी इंडेक्स। जेंडर इक्विटी इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज ऑन 3 पैरामीटर्स of gender inequality. Those are education, economic participation and empowerment. Gender equity जब लेना है, इसका रैंक कंट्रीज में प्रेजेंट तो है बट 3 पैरामीटर की वजह से प्रेजेंट है जो कि जेंडर इनइक्वालिटी में ज़्यादा बढ़ा देता है, जैसे कि एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हमारा अंश ग्रहण जहाँ पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड एम्पावरमेंट। हाउएवर GEI मतलब जेंडर इक्विटी इंडेक्स इग्नोर क्या करता है, हेल्थ पैरामीटर को, हेल्थ पैरामीटर को नहीं लेता। अब देखो और एक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 में द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको बोलते हैं G3 इंडेक्स। G3 इंडेक्स 2006 में आया था, G3 इंडेक्स। ये इंडेक्स फोकस करेगा डिसएडवांटेज लेवल को, फीमेल्स को कितना आज तक टॉर्चर किया गया या डिसएडवांटेज दिया गया। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स और 4 एरिया में काम करता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल रेट। ठीक है, क्या बोला, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अर्थनीति में अंशग्रहण और उसका सहयोग बना के देना, एजुकेशनल अटेनमेंट कितना शिक्षा मिल रहा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लॉ मेकिंग में कितना पार्टिसिपेशन है, हेल्थ एंड सर्वाइवल रेट। कंक्लूड करना है, अभी लास्ट पोर्शन पूरा बोल रही हूँ, कंक्लूजन दे रही हूँ मैं। ठीक है, आप चाहो तो ये कंक्लूजन मतलब आप चाहो तो ये कंक्लूजन आप सारे यूनिट्स में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूनिट में आप यूज़ कर सकते हो। बस अपना जो जेंडर का पहला कंसेप्ट है उसे छोड़ के हर एक यूनिट में यूज़ कर सकते हैं ऐसा। फॉर ओवरऑल वेलबींग, अगर अच्छे इंसान बन के रहना है, हमें सुस्त बन के रहना है, ग्रोथ ऑफ ए नेशन, राष्ट्र का अगर विकास चाहिए, स्कोरिंग हाई ऑन जेंडर इक्वालिटी इज़ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट। अगर हमें ये करना है तो हमें स्कोर बढ़ाना पड़ेगा जेंडर इक्वालिटी में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कंट्रीज विथ लेस डिस्पैरिटी, जहाँ पे भेदभाव कम रहते हैं और जेंडर इक्वालिटी सबको मिलता है, वो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग स्टेप टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी, बहुत सारे स्टेप्स ले चुके हैं जेंडर इक्वालिटी को लाने के लिए, कुछ ऐसा दिया गया है जैसे सेवरल लॉज एंड पॉलिसीज आर प्रिपेयर टू एनकरेज गर्ल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सेव गर्ल्स मेक गर्ल्स एजुकेटेड कैंपेन, ये स्प्रेडिंग क्या कर रहा था, अवेयरनेस, गर्ल चाइल्ड का क्या इंपॉर्टेंस है बताने के लिए। सेवरल लॉ, बहुत सारे लॉज बने, लॉज टू प्रोटेक्ट गर्ल्स आर ऑल्सो देयर, हाउएवर वी नीड मोर अवेयरनेस ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज ऑफ वुमेन राइट्स। वुमेन राइट्स क्या है, उसका अधिकार जानना सबसे पहले है। और इन एडिशन द गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स, उसके साथ एडिशन में और क्या चाहिए, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स लेता है टू चेक द करेक्ट एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, सही तरीके से पॉलिसीज सारे इम्प्लीमेंट हुए हैं, काम में आ रहे, कार्यकारी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी देखना गवर्नमेंट का काम है। तभी जाके हर जगह पे इक्वालिटी आ पाएगा, जो कि आने में सोच लो और भी 100-150 साल लग सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इतना ही है।